हमें एक जीनी का वॉइस ओवर सुनाया जाता है जो कहता है कि गॉड ने पहले जीनी बनाए, लेकिन जब वो गॉड की पोजीशन छीनने के बारे में सोचने लगे तब गॉड ने फरिश्तों को बनाया। जिसके बाद जीनी वो फरिश्तों में लगभग 300 सालों तक बैटल हुआ, जिसमें लगभग सारे जीनी मारे गए, लेकिन जो कुछ जीनी बच गए वो हमेशा के लिए चिराग में रहने लगे। वो उसके बाद गॉड ने ह्यूमंस को बनाया। वो बचे जीने को आदेश दिया कि वो इंसानों की बात मानेंगे, लेकिन इब्लिश नाम के एक जीनी ने गॉड के इस रूल को नहीं माना, वो जिस वजह से गॉड ने उसे हेवन से हेल में भेज दिया। तब वो गॉड से बोला कि वो एक मिट्टी के पुतले के सामने कभी नहीं झुकेगा, लेकिन उसे कभी झुकना पड़ा तो वो गॉड के बनाए सारे रूल फॉलो करेगा। जिसके बाद जब भी कोई उसे इंसान मिलता, वो जो उसे आजाद करता, वो उसकी 3 विश पूरी करता, वो उसके सोयल को नरक में भेज देता। लेकिन एक बार उसकी मुलाकात एक सच्चे इंसान से हुई जिसने अपनी तीनों विश खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए मांगी, जिस वजह से उसे इंसानों के सामने झुकना पड़ा, उसे चिराग में कैद होना पड़ा। तब उस जीनी ने कसम खाई थी कि वो कैसे भी करके उस इंसान से बदला लेगा जिसकी वजह से उसे कैद होना पड़ा। उसके बाद हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड कायोंग को दिखाया जाता है जो कि दुबई के एक रेस्टोरेंट में बैठी थी कि तभी वहाँ एक लेडी आई। वो बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? तब वो कहती है, आपकी बहन हर साल पैसे देने आती है, वो मेरी तस्वीरें खींचती है, वो उन्हें मम्मी कहकर पुकारती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कायोंग की मदर है। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कायोंग जब 10 साल की थी तब उसे उसकी नानी के यहाँ छोड़कर वो नानी को एक ब्रीफकेस में बहुत सारे पैसे देकर वहां से जाने लगती है। तब उसकी नानी उस ब्रीफकेस पे रखे पैसों को फेंक कर कहती है, तुम कैसी माँ हो, बच्चे कैसे भी हों लेकिन माँ उन्हें कभी नहीं छोड़ती। कायों की मोम के जाने के बाद उसकी नानी उस पैसों के ब्रीफकेस को जमीन में गाड़ देती है। वो कायों की नानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कायों कहती है कि जब से लेकर आज तक नानी उन पैसों पर मिर्ची उगा रही है और अब तो वो खेत बन चुके हैं। तब उसकी मम्मी कहती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तब कायोंग बताती है, जहाँ पहले रहती थी मैंने उस घर में रहने वाली लेडी से पूछा तो मुझे पता चला कि आप अब दुबई में शिफ्ट हो चुकी हो और तब से मैं इसी रेस्टोरेंट में आती हूँ ताकि कभी ना कभी तो आपसे मेरी मुलाकात होगी। उसकी मोम कहती है, तुम्हारे हाथ पर एक कटने का निशान कैसा? वो तुम अच्छे से जानती हो मैंने तुम्हें खुद से अलग क्यों किया। वो वैसे भी मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भेजती हूँ। तब कायोंग बताती है कि आपके भेजे पैसे मैंने कब के गरीबों को दान कर दिए। वो अब जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मैंने खुद के दम पर हासिल किया है। और ये रही बात निशान की, तो मेरे काम में छोटे मोटे निशान आम बात है। आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैं कोई प्रोफेशनल किलर हूँ। नानी ने कहा था कि इंसानों को दयालु होना चाहिए और चेहरा मन का आईना होता है। उसकी मोम कहती है, तुम्हें दयालु होना सीख लिया, तुम्हें पता भी है दयालु किसे कहते हैं? तब कायोंग जोर से कहती है, आपने कभी सिखाने की कोशिश की? उसके बाद छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्कूल टीचर उसकी नानी से कहती है कि कायोंग सबसे अलग है इसलिए हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते। उसकी नानी कहती है, क्या वो मेंढक की ठीक से चीरफाड़ नहीं कर पाई? जिस पर वो कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बार बार जिद कर रही है कि हम उस क्लास को रोज दोबारा करें। जिसके बाद उसकी नानी जब घर जाती है तो वो कायोंग के लिए एक मेंढक लेकर जाती है। जब कायोंग उसकी चीरफाड़ करने जाती है तब उसकी दादी उसके हाथ से उस ब्लेड को खींच लेती है, जिस वजह से कायोंग के हाथ पर एक कट लग जाता है। कायोंग कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। तब उसकी नानी कहती है, मेंढक को भी दर्द होता है। जिसके बाद कायोंग अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाती, वो उसकी नानी का गला दबाने लगती है। वो उसकी नानी उसके हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम दूसरों से प्यार करोगी तो वो भी उससे प्यार करेगी, लेकिन अगर वो दूसरों को चोट पहुंचाएगी तो वो भी उसे चोट पहुंचाएगी। मैं तुम्हारे लिए नियम बना रही हूँ जिसे तुम्हें तोड़ना नहीं है। जिसके बाद वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कायोंग बताती है कि तब से मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो अपना वादा नहीं तोड़ा, लेकिन ऐसे जीने में मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा। मैंने देखा था कि फिल्मों में जब ऐसा होता है तो लोग फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन ना ही मैं रोई और ना ही आप रोई, लेकिन नानी कभी कभी अकेले में रोती है, शायद मेरी बारे में परेशान होकर। कायोंग सीरियस होकर कहती है कि अगर नानी फिर कभी आपकी वजह से रोई तो मैं इन्हीं हाथों से आपका गला दबा दूंगी और तब तक जब तक आप मर नहीं जाती। वो इसी बात को बताने के लिए मैं 10 साल से यहाँ आ रही थी, लेकिन जब बता दिया है तो कभी नहीं आऊंगी। वो अपनी मम्मी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो धमकी देकर चली जाती है। उसके बाद वो अपने होटल रूम में तैयार होकर दुबई के डेजर्ट में घूमने के लिए चली जाती है। जहाँ उसे लोगों के बीच मजा नहीं आ रहा था तो वो अकेले ही घूमने के लिए आगे चली जाती है। तभी उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है। वो पूछती है, कैसा लग रहा है रेगिस्तान में? तब वो कहती है, किसी को मारकर दफनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जहाँ उसकी दोस्त कहती है, ये फालतू बातें करना बंद कर। तभी उसका पैर एक चिराग से टकराता है, वो जिस वजह से वो गिर जाती है।
जिसके बाद वो उस चिराग को खुद से दूर फेंक देती है, लेकिन वो वापस उसी जगह पर आ जाता है, जिस वजह से वो दोबारा गिर जाती है। वो उस चिराग को ध्यान से देखती है जिसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी। तभी उसके बालों की वजह से चिराग गलती से रब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक जीनी प्रकट होता है, जिसे देखकर वो उसे पागल समझती है। वो उसे लगता है कि जैसे वो कोई मजाक कर रहा है। वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो जीनी यानी इब्लिश बार बार ये कह रहा होता है कि वो एक सच में जीनी है। जिसके बाद कायोंग को अपने होटल रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो देखती है कि सारे कमरे में बाल ही बाल है, जिसे देखकर वो कहती है कि बाल की दुकान। जब इब्लिश कहता है तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए, तब कायोंग कहती है मैं नानी के अलावा किसी की नहीं सुनती। तब वो कहता है तो नानी समझकर सुन लो, लेकिन वो कहती है अब तो मैं नानी की भी नहीं सुनती। तब वो कहता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, हम 900 साल पहले मिले तो थे ना। तब वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, वो दफा हो जाओ। वो अपने रूम में जाने लगती है। तब वो कहता है तुम्हें पता है मैंने चिराग में 900 साल कैसे काटे। तब वो कहती है जरा मैं भी तो सुनूं आखिर कैसे काटे। तब वो कहता है सब्र और सुकून से काटे। उसके बाद अब 900 साल से लेकर जो कुछ भी हुआ वो उसे बता देता है, लेकिन उसकी बोरिंग स्टोरी सुनकर उसे नींद आ जाती है। इब्लिश कहता है इतनी धमाकेदार स्टोरी के बीच कोई सो कैसे सकता है। उसके बाद कायोंग उठ जाती है। वो कहती है तुम उतने भी बुरे नहीं हो। तब वो कहता है इसका मतलब तुमने पूरी कहानी सुनी थी। तब कायोंग कहती है तुम्हारी स्टोरी ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। तब नींद उड़ा ही दी है तो कहानी पूरी करो। इब्लिश बताता है कि अगर मैंने गॉड के बनाए एक भी ह्यूमन के सामने सिर झुकाया तो मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोई सच्चा इंसान मुझे मिलेगा। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम अच्छी हो। उसके बाद कायोंग को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है, जहां कायोंग कहती है तुम चाहते क्या हो मुझसे। तब इब्लिश कहता है मुद्दे की बात तो मैं बताना ही भूल गया। तुम्हें बस 3 विश मांगनी है, लेकिन एक शर्त है, मरे हुए को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, बाकी जो तुम चाहो मांग सकती हो। कायोंग कहती है तुम मुझे लालच दे रहे हो। तब वो कहता है मैं तुम्हें भी बुरा बना दूंगा, वो तुम्हारी सोवेल को हेल में भेज दूंगा, वो गॉड को गलत प्रूफ कर दूंगा। कायोंग कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे सामने सब बातें बता रहे हो। लेकिन कायोंग ये बात नोटिस कर लेती है कि इब्लिश सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है, तभी तो बाकी सभी लोग उसे अजीब ढंग से देख रहे हैं। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का कायोंग से कुछ सवाल पूछ रहा होता है। वो सब रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बाद वो उसे यूट्यूब पर डाल देता है। वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कायोंग एक शॉप में होती है। वो अपने दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट ले रही होती है। तभी इब्लिश कहता है तुम उड़ना चाहोगी। तब वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना। तब इब्लिश उसे उड़ाकर पूरी दुबई घुमाता है। वो कहता है अब तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन हुआ कि मैं एक जीनी हूँ। वो उसे एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। कायोंग कहती है यहाँ से गिरने पर पहले सिर फूटेगा या हाथ पे टूटेंगे। वो इतना कहकर वो इब्लिश को धक्का दे देती है, लेकिन इब्लिश वापस उड़कर ऊपर आ जाता है। वो गुस्से में होता है। वो कायोंग का गला पकड़ लेता है। वो कहता है मेरी इच्छा थी तुम बुरी निकलो, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। अपनी पहली विश मांगो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। कायोंग कहती है मेरी विश पूरी करने में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई है। इब्लिश कहता है जब तुम 3 विश मांग लोगी तो मैं आजाद हो जाऊंगा, वो तुम्हें जान से मार दूंगा। तब कायोंग कहती है अगर मारना ही है तो विश की क्या जरूरत, मुझे अभी यहाँ से नीचे फेंक दो। वह हंसने लगती है। वह कहती है इतना मजा मुझे पहले कभी नहीं आया। यह सुनकर इब्लिश शौक रह जाता है तो इब्लिश उसे आसमान में ले जाता है। वो वहां से उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन कायोंग फिर भी नहीं डर रही थी, वो बल्कि वो तो हंस रही थी। जिसके बाद इब्लिश उसे वापस ऊपर ले आता है। वो उसके बाद उसके बालों को सूंघ कर कहता है तुम ही हो लड़की, तुम्हें मैं कैसे बोल सकता हूँ। इब्लिश गुस्से से कहता है अगर दोबारा तुमने मुझे धक्का दिया तो मैं पूरी मानव जाति ही पृथ्वी से मिटा दूंगा। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। कायोंग कहती है मुझे नीचे कौन उतारेगा। उसके बाद इब्लिश एक होटल के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक ब्लैक लेपर्ड विंडो से बाहर आता है। वो मन ही मन इब्लिश से बात करता है। वो कहता है बॉस आप बाहर कब आए। बॉस थोड़ी देर बाद मैं पुरानी जगह पर मिलता हूँ। उसके बाद वो ब्लैक लेपर्ड एक शेक में बदल जाता है, यानी कि ये भी एक जीनी है। तो बेसिकली इसे हम इब्लिश का असिस्टेंट समझेंगे। जहाँ इब्लिश का अड्डा था वहाँ अब 5 स्टार होटल बन चुका था। उसके बाद कायोंग चिराग को होटल रूम में छोड़कर चली जाती है। जब वो प्लेन में होती है तभी उसकी सीट पर इब्लिश आकर बैठ जाता है। वो उसका खाना खाने लगता है। वह कहता है तो मुझे होटल रूम में ही भूल गई थी। कायोंग कहती है भूली नहीं थी, जानबूझकर छोड़कर आई थी। इब्लिश कहता है जब तक 3 विश नहीं मांगोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद कायोंग को उसकी नानी के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ उसकी नानी कुछ महिलाओं के साथ मिलकर कुछ खाना बना रही होती है।
तब उसकी नानी कहती है ये लड़का कौन है, वो जिसे वो महिला कायोंग का होने वाला पति समझने लगती है। कायोंग कहती है ये बस यहाँ घूमने आया है, जैसे इसके 3 काम पूरे हो जाएंगे ये यहाँ से चला जाएगा। वो उसे लेकर गैराज में चली जाती है। कायोंग कहती है नानी वो गांव वालों के सामने अपना मैजिक यूज मत करना और बार बार क्वेश्चन मांगने के लिए मेरे पीछे मत पड़ना। तब इब्लिश कहता है तो क्या मैं दुबई से यहाँ डांडे खेलने आया हूँ, वैसे भी तुम्हें मुझे मारना है तो अपनी पहली क्वेश्चन मांग सकती हो। तब कायोंग कहती है जो काम मैं खुद कर सकती हूँ उसके लिए विश की क्या जरूरत है। वो एक हथियार उठा लेती है। तभी उसकी नानी वहाँ आ जाती है। वो कहती है तुम किससे बात कर रही हो, वो ये हथियार क्यों उठाया है। इसके बाद वो उस हथियार को नीचे फेंक देती है। वो घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनने लगती है। वापस छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कायोंग की नानी कहती है जब भी तुम्हें गुस्सा है तब तुम घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनना, वो खुद पर कंट्रोल करना। उसके बाद वो कायोंग को उसकी पुरानी वीडियोस दिखाती है ताकि वो इमोशन फील कर सके, क्योंकि कायोंग दिन ब दिन इमोशनलेस बनती जा रही है। ये देखकर कायोंग की नानी को उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुख होता है। कायोंग जब स्कूल जाने लगती है तब वो कहती है मैं आपसे परेशान हूँ, मुझे आपसे पीछे छुड़ाने के लिए क्या करना होगा। नानी कहती है अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो, वो एक अच्छी सी नौकरी करोगी तो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा। जिसके बाद कायोंग मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो हमेशा क्लास में टॉप करती है। वो कायोंग की पढ़ाई करने के बाद वो अपनी गैराज की शॉप खोलती है। नानी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी पढ़ाई करने के बाद एक गैराज की शॉप चलाए, लेकिन वो कायोंग को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए उसका साथ देती है। वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नानी इब्लिश से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ तक पढ़ा है, लेकिन ये सुनकर इब्लिश बहाना बनाते हुए कायोंग के पास चला जाता है। कायोंग किताब पढ़ रही थी। वो इब्लिश कहता है ये हथौड़े वाला मैं ही हूँ या फिर ये लाल सूट वाला मैं हूँ। तब कायोंग कहती है ये दोनों मार्वल के कैरेक्टर हैं और तुम डिज्नी वाले हो, दोनों की दुनिया एकदम अलग है। उसके बाद अगले दिन कायोंग अपनी कार लेकर गैराज जाने के लिए निकलती है जहाँ 2 महिलाएं खेत में बातें कर रही थी। एक महिला कहती है ये गाड़ी किसकी है, वो तब दूसरी महिला कहती है इस लड़की को कोई बीमारी है, तब इसे सभी लोग साइकिल कहते हैं। तब कायोंग कहती है साइकिल नहीं साइकोपैथ कहते हैं। वो वहां से चली जाती है। वो दूसरी महिला कहती है तुम्हें पता है पूरे गांव ने मिलजुल कर इससे पाला है। तभी इब्लिश भी वहां आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों महिलाएं डर जाती है। इब्लिश कहता है तो क्या सभी ने मिलकर इसे पाला है। वो दूसरी महिला कहती है जब वो छोटी सी बच्ची थी तब जो हथियार मिलता उसे लेकर निकल पड़ती थी, लेकिन गांव वाले उसे रोक लेते, वो उसकी गलती करने से उसे रोकते थे। वो गांव वालों ने मिलकर उस नन्ही सी शैतान को पाला था और इसे इंसान बनाया था। इब्लिश कहता है तुम हो क्या चीज। जब कायोंग वापस आ रही थी तभी उसे उसकी नानी का मैसेज आता है कि खाने का सामान ले आना। इब्लिश भी उसके साथ ही होता है। वो कहता है ये क्या है, मुझे भी ये चाहिए। कायोंग कहती है तुम जीनी होकर खेती करोगे। तभी उस ट्रैक्टर में से गांव का सरपंच उतरता है। वो कायोंग इब्लिस के पास आता है। वो कायोंग के कहने पर इब्लिस उसे हाय हेलो करता है। वो अपनी नाक से उसके नाक को टच करके उसे हेलो बोलता है, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो इब्लिस गायब हो चुका होता है। उसके बाद कायोंग एक ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। वो इब्लिस नई नई चीजों को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके बाल लड़कों की तरह ही होते हैं। जब वो लेडीज वॉशरूम में जा रही थी तब 2 लड़कियां कहती है लेकिन वो तो लेडीज वॉशरूम है। तब वो कहती है मैं भी तो लड़की हूँ। तब वो 2 लड़कियां शौक रह जाती है। उसके बाद किमियो की असिस्टेंट कहती है आपके पास इतने पैसे हैं फिर भी ये सब क्यों। तब वो कहता है तुम्हें पता है इंसान बिना नरक जाए भी नरक की जिंदगी जी सकता है, गरीबी नरक की तो होती है, वो मैं नरक से दूर रहता हूँ। जब इब्लिश पहली बार कोल्ड ड्रिंक पीता है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। तब वो उसका असिस्टेंट कहता है मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे पूरा करके वापस आता हूँ। वो वहां से चला जाता है। इब्लिश देखता है कि 2 बच्चे टीवी में कुछ देख रहे हैं। वो उसे भी वो चीज पसंद आ जाती है। दरअसल ये एक वीडियो गेम है जिसमें कॉइन डालने पर हम गेम खेल सकते हैं। इब्लिश एक बच्चे से गेम में मुकाबला करता है लेकिन वो बार बार हारता रहता है। कायोंग पहाड़ पर घूमने आई होती है तभी इब्लिश वहां आ जाता है। वो कहता है या तो मुझे 1000 वोन दे दो या अपनी कोई 3 विश मांग लो। कायोंग कहती है तुमने नानी के पैसे क्यों चुराए। तब वो कहता है मुझे बस एक वीडियो गेम खेलना था, लेकिन कायोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब इब्लिश ये देखकर वहां से भागने लगता है। कायोंग कहती है रुक जाओ चोर कहीं के, नानी के पैसे वापस करो। जब कायोंग घर जा रही होती है तभी बीच में इब्लिश आ जाता है। वो कहता है मुझे 1000 वोन दे दो। तब कायोंग पहले तो गाड़ी पीछे लेती है, उसके बाद फुल स्पीड में इब्लिश को उड़ा देती है। उसके बाद इब्लिश अपने जिनी दोस्त से कहता है, यानी कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं उसकी 3 विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे 1000 ओन भी नहीं दे सकती क्या। उसका असिस्टेंट कहता है मुझे तो लगता है आपकी मालकिन साइकोपैथ है। तब इब्लिश कहता है साइकोपैथ क्या होता है। उसके बाद वो उसका असिस्टेंट उसे कंप्यूटर में साइकोपैथ से जुड़ी बातें बताता है।
जिसे देखकर इब्लिस के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कायोंग को एक क्लिनिक में दिखाया जाता है जहाँ उसकी दोस्त कहती है, तुम अपने लिए दुबई से एक लड़का ले आए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कायोंग कहती है, मुझे खुद नहीं पता वो क्या है, लेकिन उसने मुझे पूरी दुबई घुमाई। मेरी 3 विश पूछता रहता है। मैंने उसे एक बिल्डिंग से धक्का दे दिया, वो अपनी गाड़ी से उड़ा भी दिया। उसकी दोस्त कहती है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। इब्लिस अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे ये देखना है कि वो लोगों की फिक्र करती है या नहीं। उसके बाद कायोंग को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी इब्लिस वहां आ जाता है। वो चारों तरफ आग लगा देता है। वो कहता है, पहले विश मांगो कि मैं आग बुझा दूं। वो अगर आग बढ़ी तो शायद गांव के लोगों को निगल जाए। तभी कायोंग दूसरे दरवाजे से बाहर आती है। वो इब्लिस को पीटने लगती है। वो कहती है, तुम पूरी दुनिया भी जला दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो नॉन स्टॉप इब्लिस को पीटने लगती है। वो कुछ देर और बाद कहती है, तुम्हें मैं फुर्सत में देखूंगी, अभी मुझे कुछ काम है। उसके बाद कायोंग को उसकी दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ कायोंग एक सेम डिश को ही खाती है। ऐसा वो पिछले 10 सालों से कर रही है। के बाद उसे एक शॉप पर दिखाया जाता है जहाँ से वो एक हेयर पिन खरीदती है। वो बाकी बचे 1000 वॉन इब्लिस को दे देती है। वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तब वो कहती है, इसे अपने बालों में लगा लो ताकि जब भी तुम गायब हो मुझे पता चल रहे, वरना लोग मुझे पहले ही साइकोपैथ समझते हैं, अब पागल और समझेंगे। इब्लिस कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, लेकिन अगर अपनी विश बताओगी तो जरूर सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं 900 सालों तक चिराग में कैद था। तब वो कहती है, साबित करो कि मैं ही थी। मेरी नानी कहती है इंसान नेक होते हैं। वो कहता है, मैंने इंसानों को रंग बदलते और करप्ट होते देखा है। तब कायोंग कहती है, तुम सड़क पर आने वाले 5 व्यक्तियों की ख्वाहिशें पूरी करोगे। अगर उनमें से 3 भी करप्ट होते हैं या बुरे बन जाते हैं तो मैं अपनी 2 ख्वाहिशें बता दूंगी और तुम मुझे मार देना, लेकिन अब इसे पहन लो। वो मैं बची 2 ख्वाहिशों के बारे में सोचती हूँ। वो कहता है, सिर्फ 2 ख्वाहिशें? वो कहती है, मैंने पहली तो बता दी। वो कहता है, कब बताई? तब वो कहती है, साबित करो कि इंसान आसानी से करप्ट हो सकते हैं। यही है मेरी पहली ख्वाहिश। आखिरकार तुमने मुझे अब ललचा ही दिया। जीनी उससे कहता है, वाह, तुमने तो दूसरों की नेक दिल साबित करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, पर तुम भूलना नहीं, मैं वो जीनी हूँ जो तुम जैसे तुच्छ मिट्टी से बने इंसानों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना देता है। और उसे इब्लिस कहते हैं, ना मैं तुम जैसे इंसानों के सामने कल झुका था और ना आज झुकूंगा। तभी कायोंग उससे कहती है, अरे देखो 1000 रुपये। वो जल्दी से कहता है, किधर किधर, पर जब उसे पता चलता है मैं तो बेवकूफ़ बन गया तो वो बहाना बना देता है, मैं तो बस जूतों के फीते बांध रहा था। अब वक्त आ गया था, जो भी 5 पहले इंसान उस सड़क से जाएंगे इब्लिस को उन सभी को बुरा मतलबी नीच साबित करना होगा। और ऐसे ही वहाँ पहले 4 इंसान आने लगते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब आप पूछेंगे, ये तो सिर्फ 4 इंसान है, फिफ्थ कहाँ है? तो एक्चुअली 5वां एक डॉग है। जी हाँ, इब्लिस उसको भी करप्ट करने का फैसला करता है। तो चलो बताओ, वो डॉग क्या विश मांगेगा? सीन कायोंग पर जाता है। हम देखते हैं कि उसे अपनी पास्ट लाइफ के सपने आया करते थे। क्या इब्लिस के साथ उसका कोई पुराना कनेक्शन है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वेल, सीन इब्लिस पर वापस आता है जो बहुत ही परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसने जोश ही जोश में कुछ ज़्यादा ही ढींगे जो हाँक दी थी। उसे तो कायोंग से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो पहले की तरह दोबारा उसे चिराग में ना कैद करवा दे। तो इसलिए वो जल्दी से आसमान की लंबी सैर पर निकल जाता है जहां फाइटर जेट इब्लिस को तो नहीं देख पाते लेकिन कारपेट को देख लेते हैं, जिससे जापान और कोरिया के बीच तनाव बढ़ जाता है। कायोंग उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसकी वजह से 2 देशों के बीच लड़ाई होने वाली थी। तो इसलिए वो फैसला करता है वो कायोंग की पूर्व जन्मों में जाएगा जहां वो जानना चाहता था कि दूसरे इंसानों में ऐसा क्या है जिनके लिए वो हर जन्म में अपनी जान देती आ रही है। बेचारा अब गया तो पता लगाने था, लेकिन वहाँ उसकी बैंड बजने लगती है। एक राजा तो उसका सर तक कलम करवा देते हैं। वेल, हमें पता चलता है इब्लिस तभी उन 5 लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता है जब उनके मन में कोई इच्छा उजागर हो। लेकिन कायोंग जानना चाहती थी कि उसको कहते ही पता चलेगा कि उसने उनकी इच्छाएं पूरी करी है, जिसके लिए इब्लिस कायोंग को उसी फरिश्ते के पास ले आ जाता है जहाँ वो उसे नीचे फेंक देता है। कायोंग को बचाने के लिए वो फरिश्ता भी उसके पीछे कूद जाता है जो अपने पंखों की मदद से उसे बचा लेता है। पर हम देखते हैं कि इब्लिस ने यह सब उस फरिश्ते के एक पंख के लिए किया था जो सिर्फ सच्चाई लिखता था। अब उन दोनों की लड़ाई 1000 सालों से चली आ रही है। इब्लिस भी बाहर आ चुका था। वो अपना आगाज करने के लिए उसकी बिल्डिंग ही तोड़ देता है। उसके बाद सीन कायोंग पर जाता है जो उस पंख को ट्राई करते हुए लिखती है कि क्या वो अपनी नानी के लिए बोझ है, जिसके जवाब में वो बताता है कि वो अपनी नानी की ताकत है, जिससे वो तो और ज़्यादा अपनी नानी के लिए इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी स्टोर में नौकर बन के। पर तभी उसे वही चिराग दिखता है जिससे हमारा इब्लिस बाहर आता है
और उससे उसकी इच्छा पूछता है और वो औरत उसे बताती है, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, इस स्टोर का मुझे हेड मैनेजर बना दो। और ऐसा ही होता है, जहाँ उसकी मैनेजर उससे बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन आज वो उसकी भी हेड बन गई थी, जिससे तो उससे खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुरूर होने लगता है। साथ में हमें पता चलता है इब्लिस उन सबको सिर्फ रेत के कणों के रूप में ही दिखाई देगा, पर इब्लिस अभी भी बहुत परेशान था। वो जानना चाहता था कि आखिर कायोंग इतनी नेक दिल क्यों है। वो हर जन्म बस दूसरों पर ही कुर्बान कर देती है, यहाँ तक कि वो अपने लिए हमेशा छोटा सा ताबूत बनाती रहती थी। इन सब का पता लगाने के लिए वो अपने असिस्टेंट को भेजता है। इब्लिस को पता चलता है कि कायोंग हमेशा अपने रूटीन के हिसाब से काम करती थी, जैसे कि सोमवार को हाइकिंग पर जाना, अगले दिन स्कूबा ड्राइविंग करना और उसके बाद अपने लिए ताबूत बनाना। इससे उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने आप को मारने की तैयारी कर रही है, ताकि कल अगर वो मरे तो लोगों को बस एक एक्सीडेंट ही लगे, क्योंकि वो अपनी नानी के बिना नहीं रहना चाहती थी। इब्लिस तो बहुत डरने लगता है कि कहीं वो बिना इच्छा मांगे मर गई तो उसे दोबारा चिराग में कैद होना होगा, इसलिए वो उसकी नानी की उम्र बढ़ाने पहुंच जाता है ताकि वो लंबा जिए। अब जैसे कि हर बड़े बूढ़े कहते हैं कि हाय मैं तो इस दर्द से मर ही जाऊंगी, तो इब्लिस तो नानी की सेवा करने में ही लग जाता है। साथ ही वो कायोंग को खुश करने के लिए वो उसी के साथ शॉपिंग पर भी जाता है, जहाँ उसे खुश करने के लिए उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, जहाँ उसके दिल को सुकून मिलता हो। पर कायोंग तो एक ऊंची टावर की तरफ देखने लगती है। इब्लिस को तो अपने पास्ट याद आने लगता है, तो उससे कहता है धक्का तो नहीं दोगी ना। जब वो उसे अपने साथ उसी टावर पर ले आता है तो कायोंग उससे कहती है, वैसे यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो सोच रही हूँ धक्का दे ही दूँ। इब्लिस उससे कहता है, इतनी हसीन जगह पर गुस्सा होना अच्छा नहीं होता। अब क्योंकि कायोंग में भी जज्बात नहीं थे, उसे सिर्फ कुछ चीज़ें ही पसंद थी, जैसे कि उसकी नानी, उसका गैराज और उसकी दोस्त मिजी। और अब क्योंकि इब्लिस भी बिल्कुल उसकी तरह था, क्योंकि उसमें भी जज्बात नहीं थे और साथ थोड़ा हैंडसम भी था, तो वो इब्लिस को शौक करते हुए बोल देती है कि उसे चाहने लगी है। इब्लिस तो शौक हो जाता है, पर कायोंग ने कहीं भी उसकी पसंद की चीज़ों में इब्लिस का नाम नहीं लिया था, तो वो अपना नाम उसके दिल में लिखने के लिए कायोंग की रात को हसीन बना देता है, जहाँ वो उसके लिए सारे आसमान के तारों को एक जगह ले आता है। पर कायोंग उसे डरावने तरीके से घूरने लगती है। इब्लिस को तो उससे डर लगने लगता है। जब वो उससे पूछता है घूर क्यों रही हो, तो कायोंग उससे कहती है, चलो जल्दी करो। अब हमें पता चलता है कि उसकी दोस्त मिजी ने उससे कहा था, जब भी कोई लड़का चांद तारों की बातें करे तो समझ जाना कि वो किस करना चाहता है। पर इब्लिस तो मना ही करने लगता है, तो कायोंग खुद ही उसे किस करने लगती है। पर वह कहती है, कुछ भी तो नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि किस करने से कुछ कुछ होता है। तब इब्लिस उसे कहता है, पर मेरे करने से होता है। और उनके बीच एक प्यारी सी रोमांटिक भरी किस हो जाती है। किस करने के बाद मानो जैसे कायोंग तो पागल ही हो जाती है। वो तो हैक करके अपने किस की फुटेज निकाल के दिन भर उसी को देखने लगती है और बार बार इब्लिस से सोते जागते काम करते बस किस करने की मांग करने लगती है। हमारे इब्लिस भाई को डर लगने लगा था कि आखिर उसने वो किस की ही क्यों, पर इब्लिस उसे समझाता है किस करने के लिए बारिश का मौसम, हाथ में गिलास और मौका दस्तूर होना चाहिए। अब तो मानो जैसे कायोंग को ये सुन के बस बारिश का इंतजार करने लगती है, साथ ही बस सारे दिन अपने आप को ही देखने लगती है, आखिर खूबसूरत जो है। उधर इब्लिस का साथी उसे समझाता है कि वो किसके सहारे कायोंग को ललचा सकता है, पर इब्लिस तो टहरा 900 साल पुराना, दांत तो उसके खराब होने ही थे। इब्लिस जाता है मिजी के पास, जहाँ वो फ्री में दांत साफ करा लेता है, पर पैसे कहाँ से लाता। मिजी तो उसकी शिकायत कायोंग से लगा देती है, और आपको तो पता ही है वह कैसी है। इब्लिस का हाल कुछ ऐसे से ऐसा हो जाता है। अब गांव में बाहर का मौसम आ गया था, जिसकी खुशी में सब शाम को पटाखे जलाने वाले थे, पर इब्लिस अपने शादी के आइडिया से क्रैकर्स में कायोंग का नाम लिख देता है। उधर हम देखते हैं कायोंग के पास वही फरिश्ता आता है जो इब्लिस के खिलाफ कायोंग को भड़काने लगता है, साथ ही उसके बहकाव में आने के लिए मना करता है, पर वो उससे साफ साफ कह देती है कि वो उसके बहकाव में ऑलरेडी आ चुकी है। शाम को जब वो इब्लिस और आईएल की दुश्मनी के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि जब ईश्वर ने जीनियों को बनाया तो उनके पास असीम शक्तियाँ थी। जब उनको अपने आप पर गुरूर होने लगा तो ईश्वर ने उन सबका खात्मा करने के लिए फरिश्तों को भेजा, और उनका सेनापति और कोई नहीं आईजेल था। तब से उनकी दुश्मनी चली आ रही है, और जो कुछ जीनी बचे थे वो इब्लिस की तरह ही चिराग में या कहीं अंगूठी में किसी की कैद में थे। तभी हम देखते हैं गाँव में कुछ लोग रहने आए थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि कायोंग का दोस्त था। सीन उसी मार्केट वाली औरत पर जाता है। उसकी हरकत से सब लोग तंग आ चुके थे, इसलिए वो उसकी दूसरी विश भी मांग लेती है कि वो अपनी यंग एज से मैनेजर बनना चाहती है, जो कि इब्लिस पूरी भी कर देता है। पर तभी झमाझम बारिश होने लगती है,
क्या बारिश से कुछ याद आया? कायोंग तो किस करने की पूरी तैयारी करने लगती है, यहाँ तक कि वो ड्रिंक्स भी ले लेती है। पर अफसोस इब्लिस कहीं जाके छिप गया था। वो उसे हर जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। इतने में बारिश भी रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद इब्लिस उसके सामने आ जाता है। कायोंग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। आखिर किस जो करनी थी उसे। तभी हम देखते हैं कि उस पर हमेशा कुत्ते भौंका करते थे, ऑब्वियसली क्योंकि वो साइकोपैथ है। फिर हम देखते हैं इब्लिस कुत्ते से प्यार से समझा देता है कि वो आगे से कायोंग पर ना भौंके, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साथ ही वो उसकी विश भी पूछता है, जहाँ वो कुत्ता बताता है कि उसे इंसान बनना है। तभी सीन एक हैंडसम और होठ चलने वाले आदमी पर जाता है। गेस करो ये कौन है? जी हाँ, ये वही कुत्ता है जिस पर अब सारी लड़कियां तो लट्टू होने लगती है। पर वह सब उसकी हरकतें देखकर दंग रह जाती है। आखिर है तो कुत्ता ही ना। तभी हम देखते हैं आइजोल को। जो भी कोई व्यक्ति आखिरी सांस ले रहा होता है वो उसे खाना खिलाकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता था। वो आखिर वो कौन है? क्या वो सच में कोई फरिश्ता है या कोई डेमन? वेल सीन कायोंग पर जाता है, जहां हमें पता चलता है उसकी नानी ने वही किताब पढ़ ली थी जिसमें वो 5 लोगों की मांगी विश लिखा करती थी। अब क्योंकि दूसरे लोग भी किताब पढ़ सकते थे तो कायोंग अपनी सीक्रेट जगह चाहती थी, इसलिए वह इब्लिस के चिराग को चुनती है। वही हमें पता चलता है जब कायोंग दोबारा इब्लिस को गलत साबित कर देगी तो आइजोल इब्लिस का गला काट देगा। पर कायोंग ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि कायोंग बस जब तक ही जीना चाहती थी जब तक उसकी नानी जिंदा थी, क्योंकि उनके चले जाने के बाद वो फिर से बेकाबू हो जाएगी और ऐसा वो कभी नहीं चाहती थी। इसलिए वो इब्लिस को जीतने के लिए कहती है। इब्लिस को बहुत ही अफसोस होने लगता है कि आखिर ईश्वर ने उन्हें मिलाया है क्यों, और तभी वो लोग मस्ती करने लगते हैं। पर उधर नानी उस चिराग को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिससे इब्लिस कायोंग के ऊपर गिर जाता है, जिससे तो उन दोनों का किस करने का मूड ही बन जाता है। अब आखिर बारिश तो हो ही रही थी और मौका दस्तूर भी था, पर ड्रिंक्स नहीं थी। जब वो दोनों ड्रिंक लेने भागते हैं तभी वो देखते हैं कि नानी रो रही थी, क्योंकि वो आदमी मर गया था जिसे कल रात आइजोल खाना खिलाने आया था। अब हम कायोंग को देखते हैं जिसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने पहली बार दुख को महसूस किया था। वह सोचती है कि अगर उसकी नानी भी कहीं मर गई तो वह क्या करेगी। इसलिए वो अपनी दूसरी विश भी मांगने का फैसला करती है, जहां वो चाहती थी कि उसकी नानी उसकी एज की हो जाए। वही पहले वो इस वाली नानी को गायब करना चाहती थी, इसलिए वो 72 घंटे बाद उसकी विश पूरी करने के लिए कहती है। सीन वापस इब्लिस पर जाता है, जिसे डर लग रहा था क्योंकि इस बार भी कायोंग ने दूसरी विश भी दूसरों के लिए ही मांगी थी। तभी वहाँ आइजेल आ जाता है, जो उसे रोकता है कि वो दूसरों की विशें पूरी ना करे और झुक जाए। पर इब्लिस तो अभी भी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उधर कायोंग अपनी नानी को ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, साथ ही उनसे कहती है इस बात का ढिंडोरा सब जगह पीटना है, और उसकी नानी भी करती ऐसा ही है। नानी सारे दोस्तों को जल फंगने लगते हैं कि वह बाहर देश घूमने जा रही है, और ढिंडोरा पीटने के बाद आखिर अब टाइम आ चुका था कि इब्लिस कायोंग की विश पूरी करे, और वो करता भी बिल्कुल वैसा ही है। वह नानी को दोबारा से यंग बना देता है। जब वो अपनी नानी को देखने आती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये उसकी नानी है। जब नानी अपने आप को देखती है तो वो भी खुद को नहीं पहचान पाती। पर जब उन्हें पता चलता है कि यह सब इब्लिस ने किया है तो वो अपनी जवानी में वापस आकर पागल ही हो जाती है। और होना क्या था, वो इधर से उधर एक्साइटमेंट में भागने लगती है, क्योंकि आखिर जवान जो हो चुकी थी। कायोंग तो अब खुद ही अपनी नानी से परेशान होने लग गई थी, क्योंकि वो उनको सबके सामने ही नानी नहीं बुला सकती थी। इसलिए वो उनसे कहती है कि आप मुझे अपना दोस्त समझना। हमें पता चलता है कि यह ट्रिप पर जाने का प्लान भी कायोंग का ही था, ताकि कोई भी नानी के बारे में नहीं पूछे। और उधर वो कुत्ता भी अपनी दूसरी विश मांग लेता है, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो ये इब्लिस आइजोल की तिजोरी से सारे पैसे ले आता है और उसका मजाक बनाता है, क्योंकि पासवर्ड था ही बच्चों जैसा 1004। साथ ही हम देखते हैं मार्केट वाली औरत भी परेशान होने लगी थी, क्योंकि वो अमीर तो बन चुकी थी पर उसकी बेटी उसके हाथ से निकल चुकी थी। अब नानी के यंग होने के बाद से तो इब्लिस का दाना पानी भी रुक चुका था, इसलिए वो खुद से ही मेहनत करके पैसे कमाता है। पर तभी हम देखते हैं कि अपने तीसरे आदमी को उसे अपनी गाड़ी में वही चिराग मिलता है। तभी वहाँ इब्लिस आ जाता है, जो उसे 3 विश मांगने के लिए कहता है। पर अभी तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही घमंडी था। वो इतराते हुए पहले विश में उस हिरन को जिंदा करने के लिए कहता है, और इब्लिस करता भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि वो अभी तक मरा हुआ नहीं था। वो आदमी तो पागल ही हो चुका था जब उसे पता चलता है कि उसकी पहली विश तो वेस्ट हो गई। इसलिए इब्लिस दूसरी विश सोच समझकर मांगने के लिए कहता है, और वही हम देखते हैं अपने फोर्थ व्यक्ति को, जो कि और कोई नहीं कायोंग की क्लासमेट थी। वो हमेशा कायोंग से जला करती थी, क्योंकि वो और चीज़ में उससे आगे थी। वो सिर्फ एक नौकर बन के रह गई थी। तभी उसे भी वही चिराग मिलता है। वो तो जीनी को देख के मानो पागल ही हो जाती है, और बिना कुछ सुने ही अपनी पहली विश मांग लेती है। और मांगती भी क्या है, कायोंग के सारे पैसे। वेल जब ये बात कायोंग को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन वो शर्त के मुताबिक अभी शांत रहती है। और उसके बाद वो इब्लिस को अपने गले से लगा लेती है और उससे प्यार से कहती है,
ओ मेरे प्यारे से छोटे जीनी, तुम बहुत प्यारे हो, शैतान हो पर बहुत मासूम भी हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी कायोंग को सबसे छोटा ताबूत दिखता है। एक्साइटमेंट में जब वो उसे छूती है तो उसे अपने पूर्वजनों की यादें आने लगती है। अब आखिर वो क्या यादें थी वो उसे भी समझ नहीं आती, तो मुझे कहाँ से आती। सीन नानी पर जाता है जो कि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो मिति से मिलती है पर वह भी नानी को नहीं पहचान पाती। तभी ये सीन इब्रिश पर जाता है जहाँ उसे आइजोल उठाकर ले जाता है, और वो भी कहाँ, एक चिल्ली की बोतल में। आइजोल तो पूरा इरिटेट हो चुका था इब्लिस से, क्योंकि उसने उसके सारे पैसे उस कुत्ते को जो दे दिए थे, और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता था जहाँ उसने आइजेल को नीचा ना दिखाया हो। वो उनकी लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को उठा पटक रहे होते हैं, पर इस लड़ाई के अंत में इब्लिस जीत जाता है। और ये सीन कट होकर कायोंग पर जाता है जो अपने पूर्वजनों की याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आइजेल को देखती है, वो उससे कहता है मैं तुम्हारे पूर्वजनों की बातें याद कराने में मदद कर सकता हूँ, और तुम जानना नहीं चाहोगी पिछले जन्म में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आयोंग पूछती है कि वो भला उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है, तो वो बताता है कि वो इब्लिस को मारना चाहता है, और कायोंग भी इब्लिस से जीतना चाहती है, तो वो दोनों साथ में काम कर सकते हैं। पर कायोंग एक शॉल उठाकर उसके फेस पर मार देती है और कहती है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि उसके फेस पर साफ नज़र आ रहा है कि वो एक चीटर है। वहीं आइजेल और इब्लिस के असिस्टेंट को भी ये फील होता है। उस वक्त वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। दोनों ही समझ जाते हैं कि इब्लिस तो गेम खेलने में बिजी है और इस दुनिया में सिर्फ कायोंग ही बचती है जिसमें आइजेल को मारने की हिम्मत होगी। अगले दिन अब कुछ पुलिस ऑफिसर्स कायोंग की शॉप में जाते हैं किसी मिसिंग लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिस पर कायोंग कुछ भी जानने से मना कर देती है, लेकिन असल में वो बहुत कुछ जानती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब सोंग का ट्रक रिपेयर कर रही थी तब उसका ध्यान उसके ट्रक की हेडलाइट पर गया था जो कि टूटी हुई थी, और उसके ऊपर कुछ बाल भी चिपके हुए थे जो कि मिसिंग लड़की के बाल से मैच करते हैं। दूसरी तरफ से इब्लिस का असिस्टेंट ये सब इब्लिस को बता देता है कि कल कायोंग ने आइजेल को क्यों मारा, जिसकी वजह से इब्लिस उसी टाइम कायोंग के पास बात करने के लिए जाता है। लेकिन आज तो वो स्कूबा ड्राइविंग करने के लिए गई हुई थी, तो वो उससे मिलने के लिए पानी के अंदर जाता है, जहां वो उससे कहता है कि कायोंग अपनी नेचुरल डेथ के लिए हर तरह की प्रैक्टिस कर रही है, तो शायद गॉड ने उन्हें इसलिए मिलाया होगा ताकि इब्लिस उसे मारने में उसकी हेल्प कर सके। इसलिए वो उसे वापस से ऑक्सीजन पाइप लगा देता है। उधर हम मिसेज कांग को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेती है, और उसकी हरकतें देखकर वो काफ़ी हेल्पलेस फील करती है। फिर वह इब्लिस से अपनी ख्वाहिशों के बारे में बात करती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी थर्ड विश कब मांगे और उसके अंदर क्या मांगे। तो इब्लिस उसे एक स्टोरी बताता है कि एक आदमी ने 72 सालों तक अपनी थर्ड विश नहीं मांगी थी, और फिर उसने आखिर में यह विश मांगी कि इब्लिस उस आदमी की पहली दो विशेष भूल जाए। मिस कांग ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसे और ख्वाहिशें मांगने का चांस मिल जाएगा। इब्लिस उसे सोचने का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कायोंग की नानी नई ड्रेस पहनकर बेकरी जाती है। वहाँ पर उन्हें फिर से मिजी मिल जाती है और दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों को हंस हंस कर बात करता हुआ कायोंग की नानी की एक फ्रेंड भी देख लेती है। अब वो बाकी महिलाओं को बताती है कि जब से कायोंग की नानी हवाई गई है तब से ना ही उनका कोई कॉल आया है, और ना उनके जाते ही वो यंग लेडी भी कायोंग के साथ रहने के लिए आ गई। कायोंग पिछली रात उसके साथ मिलकर फील्ड में गड्ढा भी कर रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने मिलकर कायोंग की नानी को ठिकाने लगा दिया हो। इसकी वजह से वो ग्रेनिस अगले दिन जीप पार्क को कायोंग के घर पर लेकर चली जाती है। वो कायोंग को अरेस्ट करवाना चाहती थी, क्योंकि कायोंग एक साइकोपैथ थी और वो अपनी नानी को भी मार सकती थी। यह सब सुनकर नानी को कायोंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन तभी चीप पार्क के फ़ोन पर कायोंग की नानी का वीडियो कॉल आता है, और जब वो उस वीडियो कॉल को उठाते हैं तो उनका शक दूर हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। असल में यह सब इब्लिस ने ही किया था। जहाँ पर सभी के जाने के बाद वो कायोंग से पूछता है कि क्या वो उसे थैंक्स नहीं बोलेगी, क्योंकि उसकी हेल्प जो उसने की थी। पर कायोंग भी उस टाइम कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होती है, जिसकी वजह से वो इब्लिस से कहती है कि किसी शैतान से अगर विश मांगो तो उसका रिजल्ट यही होता है, और वो विश भी आगे चलकर अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती। जो सुनकर इब्लिस को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो अकेले एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो इब्लिस का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इब्लिस उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगता है, तो वो लड़की उसे पागल समझकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम आइजेल के असिस्टेंट के बारे में जान पाते हैं कि वो एंजल ऑफ डेथ यानी कि आइजोल के स्मोक से बनी थी, और उसने उसकी सुनने की पावर भी छीन ली थी, क्योंकि वो एक आउल थी और वो हेवन के सीक्रेट सुन सकती थी। यही वजह थी कि वो लोगों के होठ पढ़कर उनका सच पता लगाती थी, उनकी बातों को समझ पाती थी। जिसके बाद इब्लिस एक जगह पर जाता है जहाँ पर सभी लोग गैम्बलिंग कर रहे थे, और वहाँ पर एक ठग भी होता है जो कि उसे इंटरेस्ट में पैसे देता है ताकि वो भी गैम्बलिंग कर सके।
फ्री में पैसे देकर इब्लिस खुश होकर उस आदमी की नाक से अपनी नाक को टच करता है, जो कि अरब में थैंक्स करने का एक तरीका था। पर वो आदमी इब्लिस के खिलाफ हरेसमेंट का केस कर देता है और एक बार उसे फ्री करवाने के लिए फिर से कायोंग को आना ही पड़ता है। इस गलती पर उसे बहुत मारती है। वहीं हम कायोंग की क्लासमेट को देखते हैं, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेट होती है क्योंकि कायोंग के अकाउंट की डेली लिमिट, ट्रांसफ़र लिमिट बहुत ही ज़्यादा कम थी और अगर इसी स्पीड से कायोंग से पैसे भेजती रही तो बैंक वाले उसे इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगे। इसलिए वो अपनी सेकेंड विश मांगती है कि कायोंग अपनी रियल ट्रांसफ़र लिमिट एकदम मैक्सिमम करवा ले, जिससे कि उसके अकाउंट में और ज़्यादा पैसे जल्दी जल्दी आ सकें। जैसे ही उसकी ये विश कंप्लीट होती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और पैसे ही आते ही सबसे पहले वो अपने लिए कायोंग जैसे एक्सपेंसिव बैग खरीदती है। इब्लिस फिर कायोंग से पूछता है कि क्या वो गुस्सा नहीं हो रही, पर कायोंग के फेस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिख रहा था, वो अब भी नॉर्मल थी। इब्लिस जब उसका मजाक उड़ाता है तो उससे पूछती है कि क्या इब्लिस को किसी चीज़ से नफरत नहीं है, जैसे कि क्रोस, जैसे कि वैम्पायर्स को होती है। तो इब्लिस बोलता है कि उसे सिर्फ कायोंग से नफरत है तो उसके लैंप से बाहर चली जाना चाहिए। जिसके बाद हम मिजी और नानी को देखते हैं, दोनों साथ में वर्कआउट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इब्लिस का एक यंग फ्रेंड होता है, वो आज भी गेम खेलने के लिए आता है, पर इब्लिस उसके हाथ पर चोट के निशान देखता है। तब वो बताता है कि यह सब उसके मोम के बॉयफ्रेंड ने किया है और एक दिन जब वो उसे अपने घर से भाग रहा था तब उसने आसमान में एक एंजल को देखा और उससे प्रे किया कि उसकी मोम के बॉयफ्रेंड को सबक सिखाए। जो सुनकर इब्लिस उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो उस आदमी को डेजर्ट में ले जाकर भेड़ियों के सामने छोड़ देता है ताकि वो अगली बार छोटे बच्चे पर हाथ ना उठाए। और यहाँ इब्लिस भी ये भी रिवील कर देता है कि कुछ साल पहले वो अपने जीनी ब्रदर के लिए लड़ा करता था और वो अपनी वॉर फिर से स्टार्ट करने वाला है, लेकिन इस बार वो अपने दोस्त के लिए लड़ेगा जिनके साथ इस दुनिया में बुरा हो रहा है। पर यह खबर सुनते ही आईजिल उसे रोकने के लिए आ जाता है क्योंकि इब्लिस दुनिया का बैलेंस जो बिगाड़ रहा था वो उससे अच्छा बनने का नाटक बंद करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो इब्लिस को यह भी बताता है कि वो जल्दी ही कायों को सब बताने वाला है कि इब्लिस ने आखिर क्या किया था। जो सुनकर इब्लिस गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ कायोंग लैम्प के बारे में पता लगा रही होती है। उसे पता चलता है कि इब्लिस तो 983 सालों से लैम्प में कैद था, लेकिन वो लैम्प असल में इब्लिस के कैद होने के 20 साल बाद बनाया गया था, यानी कि वो कुछ तो छुपा रहा था। दूसरी तरफ हम जेनियो के बेटे को भी देखते हैं, जो कि अपने घर में कैद जेनियो से बात करने के लिए जाता है और उसे खाने के लिए एक एप्पल भी देता है। इधर कायोंग अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है, इसलिए वो फाइनली आईजेल के पास चली जाती है। आईजेल अब उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कायोंग की मौत हुई थी और ये बात थी 900 साल पुरानी, जब गोरिया डायनेसिटी के बच्चों को अरेबिक डायनेसिटी में स्लेव बनाने के लिए बेचा जाता था। कायोंग और उसके भाई को भी 16 डीलर्स अपना स्लेव बनाकर डेजर्ट क्रॉस कर रहे थे, जहाँ उन पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स ने अटैक कर दिया था और उन डीलर्स ने उन कुत्तों के सामने कायोंग के ब्रदर को फेंक दिया था, जो कि पैर से हैंडीकैप भी था। इसकी वजह से वो डॉग्स उसे धीरे धीरे खा रहे थे। तभी कायोंग डेजर्ट में एक लैंप से टकरा जाती है और उस लैंप से इब्लिस बाहर आता है, जो कि कायोंग को अपने 3 विश मांगने का मौका देता है। कायोंग भी पहली विश मांगती है कि उसका भाई उन कुत्तों से बच जाए और एक लंबी लाइफ जिए। तब इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है। उसकी फर्स्ट विश के हिसाब से वो उन डॉग्स के साथ साथ उन डीलर्स को भी मार देता है, लेकिन एक डीलर बच जाता है क्योंकि अगर वो जिंदा रहते तो कायोंग के भाई को फिर से वापस स्लेव बनना पड़ता। फिर कायोंग अपनी सेकेंड विश मांगती है, जो कि ये थी कि आज के बाद गोरिया डायनेसिटी के किसी भी बच्चे को अरब में ना बेचा जाए। अब कायोंग की यह विश पूरी करने के लिए इब्लिस सुनामी और अर्थक्वेक से वो रास्ता ही हमेशा के लिए बंद कर देता है जहाँ से बच्चों को बेचा जाता था। इस विश के बाद एंजल ऑफ डेथ यानी कि आईजेक और इब्लिस दोनों ही कायोंग के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर आईजेक कायोंग को बताता है कि इब्लिस अपने घमंड में इतना ज़्यादा खो गया है कि उसने कायोंग के अच्छे विश को भी गलत तरीके से पूरा किया और कायोंग को इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार बना दिया, जिससे कायोंग को ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में भला करने के लिए मांगी गई कोई विश नहीं होती है, हर विश के बदले किसी न किसी चीज़ की डील करनी ही पड़ती है। जैसे कि कायोंग ने अपने भाई और बाकी बच्चों को जान बचाने के लिए इतने लोगों की जो जान ले ली थी और इब्लिस को भी अब लग रहा था कि उसने एक और छोटे इंसान को करप्ट कर दिया है, इसलिए वो उसी वक्त कायोंग के ऊपर बहुत सारे जंगली कुत्तों को छोड़ देता है ताकि वो उससे अपनी आखिरी विश मांगे, अपने ज़िंदा रहने की रिक्वेस्ट करे। लेकिन जब कायोंग को कुत्ते खाते हैं तब भी वो इब्लिस से कहती है कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं था। उसकी इस गलती में इब्लिस भी शामिल था, जिसकी वजह से वो अपनी आखिरी विश बताती है कि इस गलती की वजह से उन दोनों को बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। और कायोंग की सज़ा तो उसी डेजर्ट में ख़त्म हो जाना था, जो कि धीरे धीरे पूरी भी हो जाती है। लेकिन कायोंग के साथ ही इब्लिस को भी सज़ा मिलती है और वो कायोंग की बॉडी के साथ ही डेजर्ट में समा जाता है।
उसके पास ही रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक रिग्रेट और दुख का भाव था। ये सब जानने के बाद अब कायोंग को प्रेजेंट में धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाता है। इधर इब्लिस के लैम्प में भी जो ग्लास रखा हुआ था उसके अंदर की रेत अपने आप मूव होने लग जाती है, जिसकी वजह से इब्लिस को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। और इब्लिस को रोता हुआ देखकर कायोंग आइजेल से पूछती है कि जब वो कुत्ते कायोंग और उसके भाई को खा रहे थे तब वो कहाँ था, क्योंकि वो भी तो गॉड का एक एंजल है जो कि उनकी हेल्प कर सकता था। इस पर आइजेल कहता है कि वह सिर्फ प्रे कर रहा था। यह सुनकर कायोंग उसे एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि आइजेल तो इब्लिस से भी ज़्यादा बुरा था। कम से कम इब्लिस ने कायोंग की हेल्प करने का एक कदम तो आगे बढ़ाया था। इधर इब्लिस को उसका असिस्टेंट लैब में वापस लेकर आता है, जहाँ पर वह देखते हैं कि ग्लास की रेत मूव कर रही थी। यह देखकर उसका असिस्टेंट इब्लिस को और भी ज़्यादा डरा देता है और बताता है कि शायद अब इब्लिस के पास कायोंग से बदला लेने के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है। इसलिए आज उसे वो सब अजीब फील हो रहा था, जैसे कि उसकी तबीयत बिगड़ गई हो, क्योंकि वो हारने का एक साइन था। दूसरी तरफ आईजीएल को उसके असिस्टेंट से इब्लिस की हालत के बारे में पता चलता है, तो आईजीएल थोड़ी सी परेशानी में आ जाता है, क्योंकि अच्छा हुआ कि उसने बीच के 20 साल के बारे में कायोंग को कुछ नहीं बताया। लेकिन असल में कायोंग भी ये नोटिस कर लिया था कि ज़रूर आईजीएल उससे कुछ छुपा रहा है, और ये भी नहीं बताया कि इब्लिस के कायोंग को मारने और उसके लैब में कैद होने के बीच में 20 साल का गैप क्यों था। अगले दिन हम कायोंग यही सब रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके सामने इब्लिस आ जाता है, जो कि अलग अलग आउटफिट में आकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका प्लान था कि वह कायोंग को अपने प्यार में फंसाएगा और उससे दूर चला जाएगा, ताकि कायोंग आखिरी में उसका प्यार मांगेगी और सेल्फिश बन जाएगी। लेकिन उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि जब कायोंग उससे पूछती है कि जब वो पास्ट लाइफ पे मरी थी तो इब्लिस के चेहरे पर किस बात का दुख था, और क्या उसने कभी किसी जीनिया को डेट किया है या फिर उसे किस किया है। यह सुनकर इब्लिस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे सच बताने में डर रहा था, जो देखकर कायोंग समझ जाती है कि उसने किसी जीनिया को डेट किया है, और ज़रूर वही जीनिया होगी जो बाइस कंट्रोल कर सकती है। अब इससे पहले कि कायोंग उससे कुछ और पूछती, वो वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाता है, जिसके बाद वो आईजीएल के असिस्टेंट के पास जाकर उसे जीनिया के बारे में पता लगाने का काम देता है। जिसके बाद हम उसी मार्केट वाली लेडी को देखते हैं, जो कि अपनी बेटे के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। एक दिन जब उसका वो उसके स्टोर में आता है, तब भी वहाँ वो लेट पहुँचती है, इसलिए उसे वो काम से निकाल देता है, जिस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। यानी कि अब उसकी दोनों विश वेस्ट हो गई थी, क्योंकि उसकी खुशी बस कुछ दिनों की ही थी, जिस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शॉप का सामान फेंक कर वहाँ से रिज़ाइन करके चली जाती है। फिर हम उसी यूट्यूबर लड़के को देखते हैं, जो कि ड्रिंक करते करते खुद के वीडियो की लाइक को देख रहा था कि उसने आज तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी जिस पर उसके मिलियंस में व्यूज़ आए और वो वायरल हो गई हो, क्योंकि वो इतनी बोरिंग विलेज में जो रहता है। तभी उसके फ़ोन पर जीनी का एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसे इब्लिस ने ही भेजा था, और यूट्यूबर उसे मजाक समझकर विश भी मांग लेता है कि वो चाहता है कि उसके विलेज में कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे उसकी वीडियोस वायरल हो जाएं। यह सुनते ही इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है, उसे टेलीपोर्ट करके एक जंगल में भेज देता है और उसकी लाइव वीडियो भी ऑन कर देता है। तभी वो किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है, और जब वो उस चीज़ को ध्यान से देखता है तो असल में वो किसी की डेड बॉडी थी। ये देखकर वो डर जाता है, पर उसने यह सब लाइव में दिखाया था। इसकी वजह से उसकी लाइव काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है और एक ही रात में वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर बन जाता है। इधर पूरे विलेज में यही बातें हो रही थी कि आखिर उनकी शांति भरी विलेज में एक डेड बॉडी किसकी मिल सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि ये काम ज़रूर साइकोपैथ कायोंग ने किया होगा, पर मेरी उसका स्टैंड लेती है और ऐसे लोगों को अपने क्लिनिक से ही निकाल देती है, जो भी कायोंग के बारे में अफवाह फैला रहे थे। दूसरी तरफ नानी भी सुपरमार्केट में जब कायोंग के लिए लोगों की गलत बातें सुनती है, तो वो भी घर जाकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। कायोंग के आने पर उससे बात करती है और समझाती है कि भले ही लोग उसे साइकोपैथ समझे, लेकिन उसकी नानी ये जानती है कि कायोंग कैसी लड़की है और वह किसी का खून नहीं कर सकती। फिर कायोंग बाहर जाती है और उसे उसकी क्लासमेट मिल जाती है। वो चाहती है कि कायोंग बैंक आकर सभी को बताए कि उसके सारे पैसे उसी ने खुद की मर्जी से ट्रांसफ़र किए हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जिनी से कहकर कायोंग को मार डालने की विश कर देगी। जो सुनकर कायोंग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि अगर वो ये मांगना चाहती है तो वो ट्राई कर सकती है, और अगर उसने कायोंग को मारने की विश मांगी तो उसके मरने के बाद उसका सारा पैसा है जो कि नानी को ही मिलेगा। और अगर उसने ऐसा कुछ भी मांगना चाहा तो मेरे पास भी एक जीने की विश है, और मैं उससे ये विश मांगूंगी कि तुम जो भी विश मांगो वो रिवर्स हो जाए। जो सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायोंग घर पर आती है। वो कुछ अपसेट थी, इसलिए अब इब्लिस उसे विलेज की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। पर तभी कायोंग इब्लिस को उस बिल्डिंग से धक्का दे देती है और उसका मूड भी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा काफ़ी टाइम से नहीं किया था।
अब जैसे ही दोनों घर पर जाते हैं तभी घर पर मिजी भी आ जाती है, जो कि कायोंग के घर में इब्लिस और उसके असिस्टेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर इतने सारे स्ट्रेंजर्स कायोंग के घर में क्या कर रहे थे। तब कायोंग की दोस्त उसे झूठ बोल देती है कि वो इब्लिस की सिस्टर है जो कि दुबई से आई है, पर मिजी इस बात पर भरोसा नहीं करती और वो कायोंग से इस बारे में बात करती है। तब कायोंग उससे बस इतना कहती है कि वो टाइम आने पर मिजी को सब कुछ सच बता देगी और उसे उन तीन स्ट्रेंजर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर सोंग को इब्लिस का लैंप दोबारा मिलता है और वह अपनी सेकेंड विश मांगता है, जो ये थी कि 20 साल पहले एक डेट पर वापस लौटना चाहता था। इब्लिस उसे वहाँ पर लेकर भी जाता है, लेकिन गलती से सोंग ने इब्लिस को दिन का टाइम बता दिया था, जबकि उसे रात के टाइम में जाना था। अब वो दिन अपने घर के आसपास होता है, जहाँ पर वह छोटी कायोंग को देखता है तो उसके बारे में गलत बोलने लग जाता है कि ये एक साइकोपैथ है और बड़े होकर एक कार की दुकान खोलेगी, और अभी जब मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है तो मैं इसके साथ टाइम पास करूँगा। यह सुनते ही इब्लिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस सोंग को मारता है, लेकिन सोंग उसका मास्टर था, इसलिए इब्लिस को उसे रात के टाइम में लेकर जाना पड़ता है, जहाँ हम जान पाते हैं कि असल में सोंग एक सीरियल किलर है। वो उस रात एक लड़की को मार रहा था, लेकिन उसे ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया था। उसे पता लगाना था कि आखिर 20 साल पहले ये सब करते हुए उसे किसने देखा था। ये चीज़ वो आज पता लगा लेता है कि उसे उसकी माँ ने देखा था, इसलिए आज तक उसकी माँ ने ये बात पुलिस को नहीं बताई। इब्लिस ये सारी बातें कायोंग को जाकर बता देता है और उसे डायरी में नोट कर लेती है। कायोंग यहाँ पर इब्लिस की तारीफ भी करती है, क्योंकि इसकी वजह से सोंग जैसे सीरियल किलर का पता लग गया था और वो ऐसी लड़कियों से नफरत करता था जो कि अपने बाल कलर करती थी या फिर मॉडर्न होती थी। फिर वो इब्लिस से कहती है कि वो सोंग को सज़ा दिलवा कर रहेगी, तो इब्लिस बोलता है कि तुमसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तभी कायोंग को याद आता है कि उसके जीतने के बाद तो इब्लिस को मरना होगा, इसलिए वो इब्लिस से कहती है कि उसे वैसे भी अपने हिस्से की लाइफ जी ही ली है और अब तो नानी भी यंग हो गई है, तो अब वो किसी कुछ मरने के लिए तैयार है और वो इब्लिस को जीतने में मदद करेगी। यह सुनकर इब्लिस काफ़ी अजीब फील करता है, क्योंकि वह कायोंग को पसंद करने लग गया था। जिसके बाद हम उसी जीनी को देखते हैं जो कि जूनियर के घर में कैद था। वो जीनी अपने मैजिक सिंगिंग से पूरी दुनिया को सुलाकर इब्लिस के हाथों में एक काला धागा बांधकर चला गया था। इसे हम जीनू बुलाएंगे। अगले दिन ये देखते ही इब्लिस का असिस्टेंट कायोंग आइजेल और उसके असिस्टेंट को वहाँ पर बुलाकर लाता है। अब जब यह सब बात सभी को पता चलती है, इतने में ही कायोंग इब्लिस का हाथ ही काट देती है और उसका धागा भी निकाल देती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और कायोंग बोलती है कि शायद मैं इसलिए कर पाए क्योंकि मैं इब्लिस की मास्टर हूँ, जो देखकर आइजेल और उसके असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। और अब इब्लिस जाने वाला था, तब कायोंग उसे बता देती है कि उसे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है, कि कैसे उसने उसे डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ दिया था। यह सुनकर इब्लिस और उसका असिस्टेंट भी वहाँ से भाग जाते हैं। कायोंग अकेले ही वहाँ पर रह जाती है। फिर इब्लिस जीनो की हिस्ट्री जानने के लिए आइजेल के पास जाता है, क्योंकि आइजेल एक एंजल था तो उसे झूठ बोलने की परमिशन नहीं थी, इसलिए उसे सब कुछ सच बताना पड़ जाता है कि असल में जीनो उसी लड़के का गुलाम है जिसे इब्लिस ने कायोंग के कहने पर लंबी ज़िंदगी दी थी, यानी कि उसे अमर बनाया था और उसका नाम हीनू था। अब इब्लिस ये याद कर रहा था कि आगे हीनू दिखता कैसा होगा, क्योंकि वह तो आज भी इस दुनिया में होगा। इसी बात का पता लगाने के लिए वो पास्ट में जाता है, तब उसे हीनू नजर आता है। हम जान पाते हैं कि असल में हीनू वही लड़का था जो कि जूनियो का बेटा बनकर उसके साथ रहता है। वो इतने सालों के बाद भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इब्लिस को अब भी हीनू का पता लगाना बाकी था कि आखिर वो दुनिया में कहाँ पर है, और उसे यह भी नहीं पता था कि हीनू उन्हीं के विलेज में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीनू वापस से अपने घर पर आ चुका था। हीनू उससे कुछ पूछताछ करता है कि कल रात तो पूरी दुनिया को सुलाकर कहाँ गया था। अब क्योंकि जीनू उसे कुछ बता नहीं रहा था, तब हीनू से डरकर उसे एक सर्वेंट बता देता है कि जीनू उससे घर से भाग जाने के लिए उसने ही कहा था और वो किसी से मिलने के लिए गया था। ये सुनकर हीनू सर्वेंट का गला ही काट देता है और फिर वो जीनू से पूछता है, जिस पर उसे बताना पड़ जाता है कि वो कल इब्लिस से मिलने गया था, ताकि इब्लिस जब जागे तो वो जीनू की मदद के लिए आ पाए। यह सुनकर हीनू हंसने लग जाता है और जीनू से कहता है कि वो यही चाहता था कि जीनू इब्लिस को ढूंढे, ताकि इब्लिस के साथ साथ वो कायोंग को भी ढूंढ पाए और कायोंग को मार कर वो इब्लिस का मास्टर बन पाए और पूरी दुनिया के जीनी और ह्यूमंस का मास्टर बन जाए। यह सुनकर जीनी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, जो उसको खालिद के नाम से बुलाता है और कहता है कि खालिद को ये सब नहीं करना चाहिए, वरना इब्लिस उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ कायोंग इब्लिस से खालिद के बारे में पूछती है कि आखिर वह कौन है, पर इब्लिस उसे नहीं जानता था और कायोंग को खालिद का नाम इसलिए पता था क्योंकि उसने अपने सपने में एक बच्चे को कारपेट बनाते हुए देखा था और कायोंग उस बच्चे को खालिद के नाम से बुला रही थी। जिसके बाद वो इब्लिस के हाथ पर फिर से वही धागा बांधकर एक टेस्ट लेती है कि असल में वो धागा पहले वाइट था और खून की वजह से अब काला हो चुका था।
कायोंग को ये पता चल जाता है कि सिर्फ एक जीनी को उस धागे से बांधा जा सकता था और कायोंग के पास उस धागे को तोड़ने की शक्ति थी जो कि किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं थी। फिर हम जूनियो को देखते हैं। जब से उसने खालिद की सच्चाई देखी थी वो उल्टी किए जा रहा था, इसलिए खालिद की सर्वेंट उसे सच बता देती है कि जितने भी सर्वेंट खालिद के लिए उसके घर में रहते हैं वो सभी ऑफर्स हैं और उन सभी के लिए खालिद एक फादर जैसा है, इसलिए वो उसकी हर बात मानते हैं। और जूनियर को भी यही करना होगा क्योंकि पहले जितने भी खालिद के माँ बाप का नाटक किया था वो सभी उसकी बात मानते थे और वह उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश ना करे क्योंकि वो तो गैम्बलिंग करके कर्ज में डूबा हुआ था, पर उन्होंने उस चीज़ से उसे बाहर निकाला था, इसलिए अब उससे उनकी हर बात माननी होगी। जो सुनकर जूनियर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं नानी कॉफ़ी शॉप में एक बार फिर से मिजी से मिलती है। मिजी उसे इस बार भी सवाल पूछती है कि कहीं वो कायों के घर में कोई इलीगल काम तो नहीं कर रही ना। इस पर वो मना कर देती है और मिजी उस पर बिलीव भी कर लेती है। दोनों फिर से कॉफ़ी पीने लग जाते हैं और शायद मिजी को नानी से प्यार हो गया था क्योंकि वो यह तो नहीं जानती थी कि जिसे वो कायों की दोस्त समझ रही है वो असल में कायों की नानी ही है। फिर कायोंग सोंग से मिलने के लिए जाती है जहां उससे उसके हेडलाइट पर लगे हुए बाल दे देती है और कहती है कि वो जानती है कि जंगल में मिले हुए स्केलेटन के पीछे और उस हेयर वाली लड़की के मिसिंग होने के पीछे सोंग का ही हाथ है क्योंकि वो एक सीरियल किलर है। इस पर सोंग कायोंग से थोड़ा सा डर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो किसी के साथ आई है, पर कायोंग उसे इब्लिस के बारे में नहीं बताती और कहती है कि वह सोंग के काम से काफ़ी इम्प्रेस्ड है क्योंकि सोंग भी एक साइकोपैथ है एकदम उसकी तरह। पर दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क था और ये था कि कायोंग जब भी किसी का मर्डर करती तो वो कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ती जिससे वो पकड़ी जाए। यह सुनकर सोंग थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है। वो कायोंग से कहता है कि उसके पास भी एक रास्ता है जिससे वो अपने सारे सबूत मिटा सकता है और वह कायोंग के साथ डील कर लेता है कि अगर सोंग ने सारे सबूत मिटा दिए तो कायोंग अगले खून में उसका साथ देगी। जिसके बाद कायोंग और इब्लिस घर चले जाते हैं जहां पर इब्लिस कायोंग से पूछता है कि उसने सोंग को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। तब कायोंग बताती है कि अगर उसने सोंग को पुलिस के हवाले किया होता तो वो अपनी आखिरी विश मांग कर बाहर निकल जाएगा, इसलिए वह चाहती है कि वो अपनी आखिरी विश पास्ट में जाने के लिए यूज करे और तब इब्लिस उस टाइम में जाकर उसे उसकी डायरी दे दे और कायोंग सोंग को उस मिसिंग लड़की का मर्डर करने से बचा ले। जो आइडिया इब्लिस को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी कायोंग उससे पूछती है कि उसने यह क्यों छुपाया कि कायोंग के मरने के 20 साल बाद लैब में ट्रैप हुआ था, यानी कि उसकी वजह से वो लैब में ट्रैप नहीं हुआ था। पर इब्लिस को खुद याद नहीं था कि आखिर वो 20 सालों तक कहाँ पर था और उसने क्या किया। जिसके बाद से इब्लिस का असिस्टेंट को खालिद का पता चल जाता है क्योंकि उसने उसके ब्लड से खालिद का घर ढूंढ लिया था और आगे का सच पता लगाने के लिए वो दुबई जाने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो कायोंग से परमिशन मांगता है तो वो मान जाती है। पर कायोंग अपने साथ नानी और मिजी को भी लेकर आई थी क्योंकि उसके बिना उनका विलेज में रहना सेफ नहीं था। जहाँ पर मिजी एयरपोर्ट पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड भी क्रॉस हो जाती है और उसे देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। फिर ये लोग दुबई पहुँचते हैं जहाँ पर कायोंग और इब्लिस एक जीनी से मिलने के लिए जाते हैं और उसका नाम जीनिया, जहाँ वो बताती है कि कुछ साल पहले यानी कि क्राइड से पहले वो इब्लिस की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और सरप्राइजिंगली वो कायोंग का फेस भी जानती थी। कायोंग तो इन दोनों को इस तरह मिलता हुआ देखकर जेलस होकर वहाँ से चली जाती है, इसलिए अब इब्लिस जीनिया से बात करने के लिए जाता है जहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम कभी अपीयरेंस चेंज करके मेरे सामने आई हो, यानी कि रूप बदल कर आई हो। तो वो मना कर देती है। फिर वो उसके भाई जीनू के बारे में पूछता है जहाँ पर जीनिया उसे उसके बेटे के बारे में बताती है कि असल में जीनू का बेटा आधा जीनी और आधा इंसान था क्योंकि उसने एक ह्यूमन लड़की से शादी जो की थी उसका बेटा ही कारपेट बनाया करता था, इससे ज़्यादा जीनिया और कुछ नहीं जानती थी। लेकिन यहाँ पर इब्लिस एक और चीज़ पर ध्यान देता है, वो ये थी कि जीनिया ने कायोंग को कैसे पहचाना जबकि कायोंग तो 8 साल की एज में ही मर गई थी। इस पर जीनिया गलती से उसे यह बोल देती है कि कायोंग की वजह से वो अपने 20 साल भूल चुका है। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे इब्लिस को सच बताने की परमिशन नहीं थी। दूसरी तरफ आइजेल को देखते हैं जो कि इब्लिस के भाई जहारा से मिलने के लिए जाता है और जहारा जो जीनी था जो कि लोगों के मरने के बाद उनकी आत्मा का फूल उगाता था और उन फूलों का ध्यान रखता था, लेकिन 1000 साल पहले उससे भी कोई बड़ी गलती हुई थी जिसकी वजह से उसका पूरा गार्डन ही ख़त्म हो गया था और अब सिर्फ उसके पास एक ही फूल बचा था जिसका वो इतने सालों से ख्याल रख रहा था। और वो इब्लिस के बाहर आने की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ था, लेकिन आइजल उसे वार्न करता है कि इब्लिस उसे मिलने आएगा, लेकिन अगर उसने उसे कुछ भी बताया तो उसके साथ काफ़ी बुरा होगा।
फिर आइजल उसके असिस्टेंट की आवाज़ भी छीन लेता है क्योंकि उसने इब्लिस को हेल्प जो की थी उसे जीने का पता बताकर। वो ये नहीं चाहता था कि इब्लिस को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता चले। जिसके बाद हम मिजी और नानी को देखते हैं। मिजी यहाँ पर उन्हें कायोंग के बारे में बता देती है कि वो दवाइयों की जगह कैंडीज लेती है और कुछ विटामिन की दवाइयाँ, क्योंकि उसे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ नानी को दिखाने के लिए ऐसा करती है ताकि उन्हें उनकी फिक्र ना हो। जहाँ पर नानी भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सच में मिजी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे अपनी पसंद की हील्स भी खरीद कर देती है। इधर इब्लिस को दुबई में एक टूरिस्ट प्लेस पर दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जा रहा था कि इस पत्थर में इब्लिस की तलवार अभी तक फंसी हुई है, यानी कि बहुत सालों पहले इब्लिस ने वो तलवार वहाँ पर छोड़ी थी और वो तलवार आज तक उस पत्थर से कोई बाहर नहीं निकाल पाया, जो कि लोगों को सिर्फ एक स्टोरी लग रही थी, लेकिन सच में वो ये तलवार इब्लिस की ही थी। अब वो टाइम रोक कर कायों को वो तलवार वहाँ से निकाल कर भी दिखाता है, पर उसे याद नहीं था कि वो तलवार उसने आखिर वहाँ पर कब छोड़ी थी। और कायोंग भी उससे ये पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात घुमाकर एयरपोर्ट वाली मिजी की एक गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाते हैं। इस पर कायोंग से बताती है कि मिजी ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो मिजी और कायोंग की साइकोपैथ फ्रेंडशिप से परेशान हो गई थी। अगले दिन अब कायोंग नानी को अपनी बेटी से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। अब हम कह सकते हैं कि कायोंग की माँ से। और जब दूर से नानी अपनी बेटी को देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी और उसे काफ़ी मिस भी करती थी। फिर वो लोग कोरिया वापस आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस कांग ने अब जॉब से रिजाइन देने के बाद अपने पति को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था, जिस वजह से उसकी बेटी भी काफ़ी गुस्से में होती है, लेकिन अब उसे उसकी बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो इब्लिस से अपनी आखिरी विश मांगती है और वो इब्लिस की उस कहानी से इंस्पायर्ड थी जो कि उसने उसे सुनाई थी। कहानी सुनकर कांग को भी लालच आ गया था, इसलिए वो भी इब्लिस से यही विश मांगती है कि वो चाहती है कि इब्लिस उसकी पहली दो विशेष भूल जाए। और अब मिस कांग का लास्ट चांस भी खत्म हो चुका था। तब इब्लिस उसे बोलता है कि सच में इंसान कितने लालची होते हैं और फिर उसे रियलिटी बताता है कि अगर उसने उस आदमी की यह विश पूरी की होती तो क्या इब्लिस आज ये कहानी सुना रहा होता, क्योंकि वो तो सब कुछ भूल गया होता ना। यानी कि मिस कांग इब्लिस के ट्रैप में फंस गई थी। और जब इब्लिस ये कायोंग को बताता है तो कायोंग उससे बोलती है कि वो बहुत ही जल्दी हारने वाली है, जहाँ वो इब्लिस से भी ये भी पूछती है कि क्या आखिरी विश पूरी होने के बाद लोग उसे जिद नहीं करते कि उन्हें एक और चांस मिलना चाहिए। इस पर इब्लिस बताता है कि आखिरी विश पूरी होने से ही वो सभी लोग उसे भूल जाते हैं कि वो किसी जीनी से भी मिले थे या नहीं। यह सुनकर कायोंग इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो इब्लिस को भूलना नहीं चाहती थी। इधर इब्लिस के असिस्टेंट को जब आइजेल के असिस्टेंट की आवाज़ चले जाने के बारे में पता चलता है तो गुस्से में आइजेल को काटने चला जाता है। जब वो उसे हर्ट करने की कोशिश करता है तब इब्लिस उससे आकर लड़ाई करता है और जब दोनों स्पेस में जाकर फाइट करने के बाद थक जाते हैं, आइजेल इब्लिस को एक बहुत ही बड़ा सच बता देता है और वो ये था कि जिनो असल में उस इमोर्टल लड़के का स्लेव नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ रह रहा है, क्योंकि वो इमोर्टल लड़का यानी कि हिनू असल में उसका बेटा खालिद ही था, जो कि काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि जिनो के बेटे को तो टाइम रहते मर जाना चाहिए था। अब इब्लिस को पता लगाना था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। दूसरी तरफ कायोंग हाइकिंग करने के लिए जाती है तो उसे टॉप पर जूनियो मिल जाता है, जो कि हिनू के कहने पर भी वहाँ कायोंग से पता लगाने गया था कि उसकी आखिरी विश पूरी हो चुकी है या नहीं। कायोंग उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और जूनियर ना चाहते हुए भी उसे पहाड़ से धक्का दे देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हिनू उर्फ खालिद वैसे भी उसे मार डालता। अब पहली बार कायोंग को वहाँ से गिरते वक्त डर का एहसास होता है। उसे सभी लोगों को खोने का डर था, जैसे कि नानी, मिजी और इब्लिस, क्योंकि वो गिरकर मरने वाली थी। लेकिन तभी इब्लिस आकर उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम खुद को बचाने की विश भी तो मांग सकती थी। इस पर कायोंग कहती है कि अगर वो ऐसा करती तो इब्लिस को खो देती और वो इब्लिस को भूलना नहीं चाहती थी। जो सुनते ही इब्लिस उसे गले लगा लेता है। इब्लिस गुस्से में आकर जूनियर को भी उसी पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। इधर आइजेल गुस्से में जाकर खालिद को वार्न करके आता है कि वो कायोंग को रास्ते से हटाने की कोशिश ना करे। असल में खालिद का प्लान था कि वो कायोंग को मारकर वो इब्लिस का लैंप का खुद मास्टर बन जाएगा, जिससे वो ह्यूमंस और स्पिरिट्स वर्ल्ड दोनों पर राज करना चाहता था। पर आइजेल उसे बताता है कि कायोंग का अपने तभी भी दूसरों के लिए यूज़ करना ज़रूरी है, तभी वो इब्लिस को मार सकता है, जो कि आइजेल का इतने सालों से मिशन था। और अगर वो ऐसा कर पाया तो इसके बाद इब्लिस का कोई भी नया मास्टर नहीं बनेगा। इसलिए वो उसे बीच में आने से मना करने की वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इब्लिस जहरा से बात करने के लिए पहुँच चुका था। जहरा उसे जीनो के बारे में बताता है कि असल में जीनो का बेटा खालिद आधा इंसान होने की वजह से किसी बीमारी से अपने आखिरी दिन काट रहा था
वो बस ना टूटने वाले दागों से कारपेट बनाता रहता था और अपने डैड यानी कि जिनों को कोसता रहता था कि उन्होंने खालिद के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए खालिद मरने वाला है। लेकिन तभी उन्हें विलेज में जीनू की मुलाकात हिनू से हो गई और जब जीनू ने देखा कि हिनू के पास अमर रहने की शक्तियाँ हैं तो जीनू ने खालिद को बचाने के लिए अपना जादू हिनू और खालिद की आत्मा को बदलने में लगा दिया, जिसमें उसने जहारा की मदद ली थी। इस वजह से हिनू तो उसी टाइम पर मर चुका था और जो लड़का हिनू की इमोर्टल बॉडी में इतने सालों से रह रहा था वो असल में खालिद था। और जीनू और जहारा के इस क्राइम की वजह से ही आज तक जहारा के गार्डन में सिर्फ एक ही उस इमोर्टल फूल के अलावा और कोई दूसरा फूल नहीं उगा था। जिसके बाद हम म्यूट को देखते हैं, वो अपने डैड यानी कि अपने मास्टर से मिलने के लिए जाता है जो कि अपने बेटे के साथ रहा करता था। उन्हें देखते ही म्यूट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका मास्टर छोटा सा बेटा म्यूट को पहचान भी लेता है, जिसकी वजह से म्यूट सोच लेता है कि उसकी आखिरी विश यही है कि उसे वापस से डॉग बनना है ताकि वो अपने डैड यानी कि अपने ब्रदर के साथ रह पाए, जिसके लिए वो इब्लिस से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर नानी म्यूजिक के क्लिनिक में अपने विजडम टूथ के रिमूवल के लिए जाती है और एक एक्सरे करवाती है, जिसके बाद वह फूड बैंक जाती है तो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आईजेल आता है जो कि उससे गुस्से में था। वो नानी को सच बता देता है कि भले ही वो इब्लिस के मैजिक से यंग हो गई हो लेकिन उसके पास अब भी उतने ही दिन बाकी थे जितने कि पहले थे, यानी कि वो उसी टाइम पर दुनिया से चली जाएगी जिस टाइम पर वो ओल्ड होकर जाने वाली थी और यंग होने पर भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और आइजल उसे ये भी बता देता है कि अगली बार जब उसके घर के बाहर लगे पेड़ पर फूल खिलेंगे तब वो मर जाएगी। ये सुनकर नानी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम कायोंग को देखते हैं जहाँ पर बैंक मैनेजर ने उसे बुलाया था। उन्होंने उसके सारे ट्रांजैक्शन जो उसने उसकी क्लासमेट को किए थे वो सब उसके अकाउंट में वापस डाल दिए थे और इस गड़बड़ी के लिए वो उससे काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कायोंग बोलती है कि उसे सारा पैसा कैश में चाहिए, जो सुनकर उसके क्लासमेट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब उसके हाथ कायोंग का एक भी पैसा नहीं लगने वाला था। फिर जब कायोंग सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी तभी उससे मिलने के लिए खालिद और उसके लोग आ जाते हैं जो कि कायोंग के लैम्प के बारे में पूछने के लिए आए थे ताकि कायोंग के लास्ट विश के बाद खालिद वो लैम्प ले सके, पर कायोंग उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो लोग यहाँ पर उसे धमकाने आए थे ताकि कायोंग अपनी आखिरी विश खालिद के लिए यूज करे। पर कायोंग उसे बोल देती है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसे मैंने पिछले जन्म में विश मांगकर बचाया था, और फिर वो उसकी इमोर्टलिटी चेक करने के लिए उसके चेहरे पर एक कट लगाती है जो कि इमीडिएटली हील हो जाता है। ये देखकर जैसे ही वो लोग उस पर हमला करने वाले थे तभी इब्लिस का असिस्टेंट जेगुआर बनकर उन पर हमला कर देता है। उसी वक्त चीप पार्क भी अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है। वो जानता था कि कायोंग की जान खतरे में है, इसलिए वो खालिद उसके लोगों को वहां से बाहर निकाल देता है और कायोंग उन्हें जेगुआर के बारे में बताती है कि वो उसका पेट है। असल में कायोंग को अपने गेस्ट की चिंता है, यानी कि नानी की चिंता है। वह चीप पार्क को उनका ध्यान रखने का काम देती है। इधर इब्लिस चुपके से जीनू से मिलने के लिए जाता है जिसे खालिद ने कैद कर रखा था। इब्लिस उसे बताता है कि जीनू को उसके बेटे को रोकना होगा वरना इब्लिस उसका बहुत बुरा हाल करेगा, और वो यही चाहता है कि कायोंग अपनी आखिरी विश भी मांग ले और इब्लिस बिना खालिद का मास्टर बने कुछ से कुछ हेल्प चला जाए। इस पर जीनू से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा और खालिद को उसका मास्टर बनने से रोकेगा, क्योंकि खालिद भी आधा इंसान ही था और उसे लालच दिया जा सकता था कि सब कुछ ख़त्म करके दुनिया पर राज करने का उसका प्लान था। इधर कायोंग शॉप बंद करके अपने घर जा रही थी लेकिन कुछ चोर उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज कायोंग को बैंक से बहुत सारा कैश निकालते हुए देखा था। वो लोग उसे हर्ट करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन तभी इब्लिस वहां आ जाता है और उन्हें हेल की एक जगह दिखाकर अच्छा सबक सिखाता है। जिसके बाद वो कायोंग के साथ हेल से निकलने लगता है। तब कायोंग उसे बताती है कि अगर इब्लिस लास्ट विश के बाद यहाँ पर रहने के लिए आएगा तो कायोंग भी उसके साथ रहने के लिए आएगी, क्योंकि हेल जैसी कूल जगह उसने आज तक नहीं देखी थी। वो इब्लिस को मनाने के लिए उसे गले लगाने की कोशिश करने लग जाती है पर इब्लिस उसे बाहर लेकर आ जाता है। तब इब्लिस से मिलने के लिए म्यूट आता है जो कि जल्दी से वापस डॉग बनकर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता था, और जब म्यूट यही सब बता रहा था तभी उसके मुंह से खून भी निकलता है, यानी कि वो बीमार था और शायद उसके मास्टर ने उसे सड़क पर इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो उसे अब नहीं रखना चाहता था। पर फिर भी म्यूट डॉग बनना चाहता था ताकि वो मरने से पहले अपने छोटे भाई से मिल पाए। इसी वजह से वो आखिरी बार अपने ड्राइवर को गुड बाय करता है और अपनी फाइनल विश भी पूरी हो जाती है। फिर वो एक डॉग बनकर पहले की तरह सड़क के साइड पर बैठकर अपने मास्टर की कार आने का वेट करता है। जिसके बाद हम कायोंग और इब्लिस की बात से जान पाते हैं गॉड ने इब्लिस को बनाया था तब गॉड ने उसे भी 3 विशेष पूरी करने का प्रॉमिस किया था। इब्लिस की 2 विशेष तो यही थी कि उसके पास भी लोगों को 3 विशेष देने की पावर हो और लोगों को करप्ट करके हेल बेच पाए, और इतने सालों तक लैब में कैद होने के बाद
अपनी सेकेंड विश मांगी थी कि उसे एक और चांस मिलना चाहिए। कायोंग फिर उसकी थर्ड विश के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि शायद उसने अपनी थर्ड विश भी मांग ली है, लेकिन उसने क्या मांगा था वो उसे भी याद नहीं है। फिर हम यही भी जान पाते हैं कि इब्लिस को ज़हरा से ये पता चल गया था कि कायोंग 8 साल की उम्र में नहीं मरी थी, बल्कि 20 साल तक और ज़िंदा रही थी और 28 साल की उम्र में मरी थी। पर इब्लिस को किसी भी गलती की वजह से गॉड ने उसकी 20 साल की मेमोरी छीन ली थी, क्योंकि ज़रूर उसने कोई बड़ी गलती की होगी। अब क्योंकि इब्लिस भी थोड़ा सा अपसेट था, अब कायोंग उससे बोलती है कि उन्हें इब्लिस का मूड ठीक करने के लिए उसकी फेवरेट जगह पर जाना चाहिए। तो इब्लिस उसे अपने साथ चेरी ब्लॉसम दिखाने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि वही उसकी सबसे बेस्ट या फेवरेट जगह थी, जहाँ पर वह यह भी बताता है कि जब से चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था तभी इब्लिस ने कायोंग को मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया था, यानी कि वो दोनों अब एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। फिर हम आईजेल को देखते हैं जो कि उसके असिस्टेंट को उसकी आवाज़ वापस दे देता है। दूसरी तरफ मिजी नानी के एक्सरे को चेक कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि कायोंग की वो यंग फ्रेंड असल में नानी ही है, क्योंकि उसने दोनों एक्सरे मैच करके देख लिए थे और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि नानी यंग हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायोंग इब्लिस के लैब में जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि इब्लिस ने लैब की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, जो बात इब्लिस को भी नहीं पता थी। इसलिए वो उससे पहले पेन से सब चीज़ों को हाईलाइट करती है और फिर इब्लिस उन्हें अरेबिक में पढ़ने लग जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो सब इब्लिस ने आईजेल के पंख से लिखा था और ये उसकी 20 साल की लॉस्ट मेमोरी थी, जिसमें उसने शायद कायोंग के बारे में ही लिखा हुआ था, पर उन्होंने अभी तक इसे पूरा समझ नहीं पाए थे। इसलिए वो आईजेल और उसके असिस्टेंट को सच जानने के लिए घर पर बुलाते हैं, पर उनसे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर इब्लिस को सॉन्ग का सिग्नल मिलता है और अपनी लास्ट विश मांगने के लिए तैयार था, इसलिए कायोंग अपनी डायरी इब्लिस को दे देती है और पास्ट वाली कायोंग के पास जाने के लिए कहती है। जब वो हेयर गर्ल मिसिंग हुई थी, इब्लिस उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, क्योंकि कायोंग बेट हारती जा रही थी, पर कायोंग उससे कहती है कि वो इब्लिस के लिए मरने के लिए भी तैयार है और इब्लिस को भी प्रॉमिस करना होगा कि वो सिर्फ उसी के लिए मरेगा। जिसके बाद इब्लिस सॉन्ग के साथ पास्ट में जाता है, जहाँ वो जाते हैं इब्लिस कायोंग से मिलने के लिए चला जाता है और उसे डायरी पढ़ने के लिए देता है, जिसमें फ्यूचर वाली कायोंग ने विलेज में हो रही सारे इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ था। और उन्हें पढ़ते ही वो उस गर्ल को बचाने के लिए इब्लिस उसे जल्दी से वहां पर पहुंचाने के लिए हवा में उड़ाकर ले जाता है। जब सोंग उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, तभी कायोंग जाकर उसे अच्छा सबक सिखाती है। तब तक वहां पर इब्लिस को पुलिस को लेकर भी आ चुका था और सोंग जैसे सीरियल किलर को आखिर में कायोंग ने मैनिपुलेट कर कर जेल भेज ही दिया। फिर कायोंग इब्लिस से पूछती है कि वह उसकी मदद करने इतनी दूर आया है, यानी कि वो दोनों दोस्त बन गए होंगे। इस पर इब्लिस उसे इस तरीके से कंफ्यूज देखकर स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि उसे कायोंग से प्यार जो हो गया था। दूसरी तरफ कायोंग भी इब्लिस के आने का वेट ही कर रही थी। जैसे ही इब्लिस आता है तो वो सोने का नाटक करने लग जाती है, जिसकी वजह से इब्लिस उसके पास आ जाता है और बताता है कि वो 20 सालों की यादों को कायोंग के लिए ढूंढ कर ही रहेगा, क्योंकि कायोंग 20 सालों में इब्लिस के साथ जो थी और जो वर्ड इब्लिस ने अपनी लैम्प के दीवारों पर सबसे ज़्यादा लिखा था वो वर्ड था हबीबी, जिसका मतलब था ट्रू लव। यह बताते हुए वो उसे किस करता है। अब कायोंग भी इब्लिस को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम कायोंग की क्लासमेट को देखते हैं और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और दूसरी तरफ यूट्यूबर भी अपनी वाइफ को जीने की विश के बारे में बता देता है। अब वो दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि उन्हें बाकी दो विशेष क्या मांगनी चाहिए, जहाँ पर उसकी वाइफ ये कहती है कि उसे के डैड को कैंसर है तो वो विश कर सकता है कि उसके डैड ठीक हो जाए, पर यूट्यूबर उसे इस तरीके से विश को वेस्ट करने से मना करता है। इधर हम खालिद की स्टोरी देख पाते हैं और क्योंकि वो हीनो की बॉडी में आ गया था तो उसने पहले अपने कारपेट बनाने वाले टैलेंट को भी बहुत सालों पहले ही खो दिया था, ना ही उसमें जीने की पावर्स थी। इसलिए उसे इब्लिस का लैम्प हासिल करना था ताकि वो पावरफुल बन सके, क्योंकि बिना पावर और टैलेंट के वो अमर होकर भी कुछ नहीं था। जिसके बाद इब्लिस आईजीएल से मिलता है। वो ये जानना चाहता था कि कायोंग अब इतने टाइम तक जिंदा रहने वाली है, क्योंकि इब्लिस को ये पता चल चुका था कि पिछली लाइफ में भी कायोंग के मरने की वजह से ही इब्लिस ने अपने गुस्से से उस सिटी को डैमेज किया था और वो नहीं चाहता था कि इस लाइफ में भी कायोंग को कुछ हो जाए। जहाँ पर इब्लिस को यही तो याद था कि वो सारी चीज़ें इब्लिस ने लैब में जो कायोंग के लिए लिखी थी। जब कायोंग 8 साल की उम्र में मरने वाली थी तब उसने अपनी जो आखिरी विश मांगी थी कि उसे पनिशमेंट मिले, तो उसी पनिशमेंट के लिए गॉड ने 20 साल तक उसे और जिंदा रखा, क्योंकि इब्लिस को भी पनिशमेंट देना बाकी था। तो फिर उसके बाद कायोंग से वापस से मिलवाया, जिसके बाद उसे उससे प्यार हो गया और वो जब मरी तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिली और गॉड ने उसकी 20 साल की मेमोरी भी उससे छीन ली।
पर आईजीएल उसे कुछ भी नहीं बताता और वह अपनी असिस्टेंट से मिलकर उसे एक ज़रूरी काम दे देता है जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। जिसके बाद हम नानी को देखते हैं, वो कायंग और इब्लिस के लिए लंच बनाती है ताकि जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें वो लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सके। जहाँ पर इब्लिस और कायोंग खाना खाने के लिए लड़ने लग जाते हैं, जो देखकर नानी श्योर हो जाती है कि दोनों की केमिस्ट्री है और हमेशा साथ रहने वाले हैं। फिर इब्लिस अपने लैम्प को एक केटल में बदलकर कायोंग को उसे संभालने के लिए दे देता है और उसे यह भी समझाता है कि कायोंग की लास्ट विश अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह वो खालिद को रोक सकती है। और इब्लिस चाहता था कि जब खालिद उसे वो ना टूटने वाले धागे में बांध दे तब कायोंग अपने लिए विश मांग ले, और कायोंग ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे तो इब्लिस को बचाना था। दूसरी तरफ वो यूट्यूबर पर अपने फॉलोअर्स बढ़ने पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, पर उसकी वाइफ उसे डिवोर्स लेना चाहती थी ताकि वह उससे एक विश मांग सके और अपने डेड को बचा सके, क्योंकि उसका हस्बैंड तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था और वो काफ़ी सेल्फिश भी था। जिसके बाद मिजी नानी का पता लगाने के लिए उनके विलेज जाती है। वहाँ पर नानी के रिलेटिव से मिजी को कंफर्म हो जाता है कि वह यंग लेडी ही असल में नानी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट होती है क्योंकि एक बार फिर से उसका प्यार अधूरा रह गया था और वह समझ चुकी थी कि इब्लिस कोई जीनी है, क्योंकि एक बार उसे कायोंग ने बताया था कि वह उसे विश मांगने के लिए बोलता रहता है। जिसके बाद हम नानी को देखते हैं, वो कायोंग के लिए बहुत सारे अचार और सॉसेस वगैरह तैयार करके रखती है ताकि उनके जाने के बाद कायोंग उन्हें खा पाए, और ये करते हुए वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनके जाने के बाद कायोंग का क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि कायोंग इब्लिस को बताती है कि वो मरने से पहले अपनी नानी के साथ कुछ अच्छी मेमोरी बनाना चाहती है, इसलिए वो कल सोल जाएगी। यह सुनकर इब्लिस को भी अपना दोस्त याद आ जाता है जिसके साथ वो वीडियो गेम खेला करता था। वो भी उसके साथ आखिरी टाइम स्पेंड करने के लिए चला जाता है और अब उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी मोम का बॉयफ्रेंड डिसअपियर हो गया था। इधर कायोंग नानी को शॉपिंग कराने के लिए सोल लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन नानी मना कर देती है और कायोंग को अपने साथ फ़ोटो बूथ लेकर जाती है ताकि वो कायोंग की मेमोरी में अच्छे दिख पाएँ। जो सुनकर कायोंग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर नानी उसकी तरह क्यों सोच रही है। फिर कायोंग मिजी के क्लिनिक पे जाती है और वह दोनों वेडनेसडे डिनर करते हैं, जहां पर मिजी थोड़ी सी सैड होती है लेकिन वो कायोंग को कुछ नहीं बोलती। इसके बाद नानी ग्रोसरी स्टोर पर श्राद्ध का सामान खरीदने के लिए जाती है। वो अपने हस्बैंड का श्राद्ध कायोंग के साथ आखिरी बार करती है और उसे ये भी बोलती है कि उसके मरने के बाद वो सारी चीज़ें ना किया करे ताकि उसे परेशानी ना हो। फिर कायोंग दुबई जाती है जीनिया से मिलने के लिए। वह नोटिस कर लेती है कि फ़्लाइट से ही खालिद के लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वो उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लोग कायोंग को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उसी वक्त जीनिया वहाँ पर आ जाती है जो कि कायोंग को बचा लेती है। फिर कायोंग उसे इब्लिस के प्यार में के बारे में पूछती है और जीनिया उसे ये सब कुछ बता देती है कि पिछली लाइफ में किसी मुत्तालिब ने कायोंग को मारा था और इब्लिस ने गुस्से में गोल्ड की बारिश की थी जिससे पूरी सृष्टि डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जब जीनिया ये सब कुछ बता रही थी तो वह थोड़ी सी जेलस भी हो गई थी क्योंकि ये सब इब्लिस ने कायोंग के लिए किया था, इसलिए वो तेज़ बारिश करने वाली थी, पर कायोंग वहाँ से चली जाती है। इधर आईजीएल की असिस्टेंट भी इब्लिस के असिस्टेंट से मिलकर उसे वार्न कर देती है कि उन दोनों से कुछ तो छुपाया जा रहा है और आगे चलकर उन्हें किसी को चूज करना होगा, तो उन्हें अपने मास्टर को ही चूज करना होगा। दूसरी तरफ यूट्यूबर की वाइफ उसका चैनल डिलीट कर देती है कि अगर विश उसकी है तो चैनल भी उसी ने बनाया था, इसलिए वो चाहे जो कर सकती है। यह सुनकर वो यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाकर इब्लिस से यह विश करता है कि उसकी वाइफ जीनी और विश के बारे में सब कुछ भूल जाए, और इब्लिस उसकी ये विश भी पूरी कर देता है। फिर वो कायोंग से मिलने के लिए दुबई चला जाता है। उसे देखते ही गले लगा लेता है, जहाँ पर कायोंग भी कहती है कि शायद गले लगाने से उसे कुछ याद आ जाएगा। तब इब्लिस को एक झलक दिखती है। उसके सामने पास्ट की कायोंग होती है जो उसे बता रही थी कि मुत्तालिब इब्लिस का नया मास्टर है और आज वो अपनी आखिरी विश मांगने वाला है। जिस विश को पूरी करने के बाद कायोंग और इब्लिस अरब छोड़कर कोरिया जाने वाले थे, यानी कि इब्लिस ने गुस्से में वो सिटी इसलिए डिस्ट्रॉय की थी क्योंकि वो कायोंग के साथ कोरिया नहीं जा पाया था और उसके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत नहीं कर पाया। पर असल में वहाँ पर क्या हुआ था वो अब भी उसे याद नहीं था। जिसके बाद दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, पर क्योंकि वो लोग वहाँ पर भी जीने की बात कर रहे थे तो उन दोनों की डेट खराब करने के लिए वहाँ पर बारिश करवा देती है। इस वजह से उन्हें कहीं और जाना पड़ता है, जहाँ पर इब्लिस कायोंग को कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है जिसमें वो बिल्कुल पास्ट वाली कायोंग के जैसी लग रही थी।
जहाँ पर दोनों साथ में डिनर भी करते हैं और एक डांस भी करते हैं, जहाँ पर कायोंग उसे यह भी बता देती है कि जब इब्लिस दूसरी बार लैंप से निकलकर उसके होटल रूम में आ गया था तभी से कायोंग उसे पसंद करने लग गई थी। दूसरी तरफ हम नानी को देखते हैं, उसकी एक ग्रैनी फ्रेंड को उस पर शक हो चुका था क्योंकि उसने नानी को स्टोर से शराब का सामान खरीदते हुए देख लिया था, और जब वो फ्रिज से निकाल कर उसके हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है तो वो भी एकदम वैसा ही निकलता है जैसे कि ओल्ड नानी बनाया करती थी। उसी वक्त नानी भी वहाँ पर आ जाती है और वो लेडी उस नानी पर काफ़ी गुस्सा करती है और उसकी बॉडी पर वो तिल भी देख लेती है जो कि ओल्ड नानी की बॉडी पर था, जिससे कि उसे कंफर्म हो जाता है कि नानी यंग लेडी में बदल गई है। लेकिन वो नानी से बात करने के बजाय उसे ब्लैक मैजिक समझकर वहाँ से डर कर भाग जाती है और नानी उसके सामने बस किसी को सच ना बताने की रिक्वेस्ट करती रहती है। इधर खालिद को लोगों को भी ये सब कुछ पता चल चुका था क्योंकि वो लोग पूरे घर पर नज़र रखे हुए थे और वह नानी को किडनैप करने का प्लान बना लेते हैं ताकि कायोंग की लास्ट विश को हासिल कर सके। लेकिन उससे पहले वो अपने आदमी को एक काम करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ इब्लिस को भी पानी में खालिद की एक झलक नजर आती है और वो खुद का ही 1000 साल पहले वाला रूप अपने सामने देखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।